रिकवर कर रहे हैं एआई का, रिकवर कर रहे हैं एआई का, ठीक है। सो इसमें अपने को क्या क्या देखना है, मिन मैक्स एल्गोरिदम देखना है, ठीक है। सीएसपी के प्रॉब्लम देखने हैं, अल्फा बीटा का प्यूरिंग देखना है, उसके बाद सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम्स है, और गेम थ्योरी में क्या होता है वो सब देखना है, ठीक है। सो पहले समझ लो गेम थ्योरी क्या होती है। ये देखो, गेम थ्योरी मतलब क्या होता है, ये डीप में अपन समझेंगे आगे। पहले बेसिक समझ लो, मतलब अपन मिन मैक्स पे जा सकते हैं, ठीक है। गेम थ्योरी क्या होता है, मैथमेटिकल स्टडी ऑफ स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग होता है। इट मॉडल सिचुएशन वेयर मल्टीपल प्लेयर्स टेक डिसीजन दैट अफेक्ट ईच अदर्स आउटकम। मतलब दो प्लेयर है या फिर मल्टीपल प्लेयर है जो डिसीजन लेते हैं, जो एक दूसरे के आउटकम को अफेक्ट करता है, ठीक है। कैसे, कि अगर तुम टिक टैक टो या फिर चेस का एग्जांपल ले सकते हो, चेस खेल रहे हो, तो प्लेयर वन जो ये यूज करेगा या प्लेयर वन जो मूव खेलेगा उसके ऊपर प्लेयर टू का मूव डिसाइडेड होगा, ठीक है। सो अभी देखो मिन मैक्स एल्गोरिदम में क्या होता है, देखो मिन मैक्स इसमें है ना 3 या 4 ही क्वेश्चन है, बेसिकली उसी पे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। सो ये कर लेना ध्यान से। मिन मैक्स एल्गोरिदम क्या होता है, डिसीजन मेकिंग एंड गेम थ्योरी में यूज होता है, ठीक है। कॉमन इन टू प्लेयर टर्न बेस्ड गेम्स, ठीक है, जैसे कि टिक टैक टो, चेकर्स, चेस। इट सिमुलेट्स पॉसिबल मूव्स टू डिटरमाइन ऑप्टिमल स्ट्रेटजी अज्यूमिंग बोथ प्लेयर्स प्ले ऑप्टिमली, ठीक है। इससे क्या होता है, अपन मूव्स जो होते हैं ना वो डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, मूव्स डिटरमाइन होते हैं इसमें। अभी आगे आगे अपन जैसे जैसे देखेंगे तो मैं समझेगा, ठीक है। जो चेस का एग्जांपल लिया था अपन ने, सो चेस में कैसे दो प्लेयर होते हैं, वैसे ही मिन मैक्स में दो प्लेयर अपन डिसाइड करते हैं, एक मैक्स होता है और एक मिन होता है, ठीक है। सो मैक्स क्या करता है, बेस्ट पॉसिबल गेम देखता है, और मिन क्या करता है, वर्स्ट फॉर मैक्स देखता है। सो अगर मैक्स चेस खेल रहा हो और मिन चेस खेल रहा हो तो वो दो प्लेयर है, ठीक है। अगर मैक्स क्या करेगा, उसको जीतने के लिए जो बेस्ट पॉसिबल मूव होगा वो डिसाइड करेगा, ठीक है। मिन क्या करेगा, मैक्स को हराने के लिए मिन क्या करेगा, जो मैक्स के लिए सबसे घटिया मूव होगा, ठीक है, जिससे मैक्स को तकलीफ होगी, वो वाला मूव मिन करेगा, ठीक है। दोनों ऑपोजिट होते हैं। सो दिस के रिप्रेजेंट्स अ ट्री ऑफ स्टेट्स, ट्री ऑफ स्टेट्स होता है, देखो मैक्स नोड क्या करेगा, चूज द मैक्सिमम ऑफ द चिल्ड्रंस वैल्यू, जो भी चिल्ड्रन वैल्यू होगी उसमें से सबसे बड़ी वैल्यू मैक्स डिसाइड करेगा, और मिन क्या करेगा, मिनिमम वैल्यू डिसाइड करेगा, ठीक है। एल्गोरिदम प्रोपोगेट्स लेफ्ट नोड वैल्यूज अप टू रूट टू डिटरमाइन द बेस्ट इनिशियल मूव, ठीक है। अब ऐसे तुम्हें थ्योरी समझे कि नहीं, पहले अपन इस पे जाते हैं, ये एक्सप्लेन करता हूँ पहले होगा कैसे। सो पहले ये भूल जाओ कि मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिखे हैं, समझो एक बेसिक ट्री है, ए बी सी डी एफ जी, और फिर ये नीचे लीफ नोड्स है, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, अपन रूट नोड से स्टार्ट करेंगे। रूट नोड मतलब जिसके ऊपर कुछ नहीं होता, ठीक है, ए रूट नोड है टॉप वाला। तो रूट नोड को अपन असाइन करेंगे मैक्स, फिर उसके नीचे का असाइन करेंगे मिन, फिर उसके नीचे का असाइन करेंगे मैक्स। अभी लेवल्स होती है ट्री में, अगर तुमने पढ़ा हो तो एक लेवल है पूरी, एक ही एक लेवल होती है, देखो यहाँ से, फिर बी और सी एक लेवल के अंदर आते हैं, ठीक है। और फिर ये डी ई एफ जी एक लेवल के अंदर आते हैं, और एच आई जे और ये सारे एक लेवल के अंदर आते हैं, ठीक है। जो भी हॉरिजॉन्टली होती है वो लेवल्स होती है। सो इसमें अपन असाइन कैसे करेंगे, पहली जो लेवल है जिसमें हॉरिजॉन्टली देखो बस ए, ठीक है, तो मैक्स अपन ए को असाइन करेंगे। दूसरी लेवल में सब वो लेवल में जो भी नोड्स होंगे उनको मिन असाइन होगा, मतलब बी और सी दोनों को मिन असाइन हुआ। उसके बाद इस लेवल में सभी लोगों को मैक्स असाइन होगा, मतलब डी ई एफ जी को मैक्स असाइन हुआ, ठीक है। और अभी जो लीफ नोड होता है जिनके नीचे कुछ नहीं होता, ठीक है, जो एंड पॉइंट्स होते हैं उनको अपन कुछ असाइन नहीं करते, उनको वैसे ही रहने देते, ठीक है। अभी अपन को ये वैल्यूज दी है लीफ नोड की, ठीक है। अब अपने को पाथ ढूंढना है मिन मैक्स एल्गोरिदम का यूज करके। सो कैसे करोगे, यहाँ से स्टार्ट करना है, सबसे नीचे वाला और लेफ्ट वाली वैल्यू पहले देखनी थी हमेशा। सो ये देखो, एच एच की वैल्यू क्या है -1, और आई की वैल्यू क्या है 4। अभी एच के ऊपर आओ डी, ठीक है, डी वाली नोड पहले आ रही है। सो डी को क्या असाइन किया, मैक्स। मैक्स का क्या काम होता है, यहाँ पे अपन ने ऊपर देखा था, ये देखो, मैक्स नोड चूजेस द मैक्सिमम ऑफ देयर चिल्ड्रन वैल्यू, ठीक है। अभी मैक्स के दो चिल्ड्रन है एच और आई, उसमें से वो सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढेगा। सो एच की -1 है, आई की 4 है, तो बड़ी वैल्यू क्या हुई 4। तो फिर -1 वो नहीं लेगा, 4 लेगा, तो फिर डी की वैल्यू हो गई 4, इजी। उसके बाद ऊपर आओ, ऊपर है बी, ठीक है। अभी बी को अपन ने 4 डाला है बस, पर असाइन नहीं किया अभी तक क्योंकि फाइनल नहीं हुआ है। अभी नीचे आओ, लेफ्ट में आओ, जे, ठीक है। अभी ई है, ई की वैल्यू देखनी है, तो ई की वैल्यू कैसे देखोगे, ई भी मैक्स है, सबको मैक्स लगता है उस लेवल में, तो ई भी मैक्स है, तो ई क्या करेगा, बड़ी वैल्यू ढूंढेगा। जे की क्या है 2,
और के की क्या है 6, तो 2 और 6 में से 2 को वो हटा देगा, 6 बड़ा है तो 6 ले लेगा, तो ई की वैल्यू हो गई 6। ठीक है, अभी देखो ये 6 की वैल्यू अपन 6 की वैल्यू भी इधर जाएगी, पर ये असाइन नहीं होगी, क्यों? क्योंकि मैक्स के ऊपर बी को क्या दिया है, मिन। अभी मिन का भी अपन ने पढ़ा था, देखो मिन का क्या पढ़ा था, मिनिमम ऑफ देयर चिल्ड्रंस वैल्यू। अभी मिन के बी के क्या चिल्ड्रन है, डी और ई, तो डी और ई में से मिनिमम वैल्यू, तो अभी 4 भी है और 6 भी ऑप्शन है बी के पास, तो वो मिनिमम वाला मतलब 4 चूज करेगा, तो बी की वैल्यू हो गई 4। ठीक है, सो बी की वैल्यू 4 हो गई, सो ई की वैल्यू अपन नहीं डालेंगे, बी 4 हो गया। ठीक है, सो अभी ये 4 इधर जाएगा, पर अपन ने असाइन नहीं करेंगे अभी तक, क्योंकि बाकी का चेक करना बाकी है। ठीक है, फिर नीचे आओ, फिर लेफ्ट में सबसे लेफ्ट में मतलब एल। ठीक है, सो एल और एम है, एफ की वैल्यू ढूंढनी है, एफ एफ क्या है, मैक्स है। ठीक है, तो मैक्स से मतलब बड़ी वैल्यू ढूंढेगा, -5 और -3 है। अभी यहाँ पे तुम कंफ्यूज मत होना, ठीक है, माइनस में जो छोटी वैल्यू होती है वो पहले आती है, वो बड़ी होती है। ठीक है, सो -5 और -3 में से बड़ा क्या है, -3, तो एफ क्या करेगा, -3 को चूज करेगा। ठीक है, ये हो गया ऊपर आए, अभी -3 इधर आया है पर असाइन नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, क्योंकि ये चेक करना है, तो नीचे आओ, लेफ्ट में आओ, एन और ओ। ठीक है, जी क्या है, मैक्स है, तो जी मैक्स है, तो जी बड़ी वाली वैल्यू देखेगा, तो क्या आएगा, एन की वैल्यू और 7 की वैल्यू, 0 और 7 दो ऑप्शन है, उसमें से वो बड़ा चूज करेगा, 0 को कट करो 7, तो जी की वैल्यू हो गई 7। ठीक है, अब देखो, अब सी सी इस लेवल में है, तो सी क्या है, मिन है। ठीक है, अगर एग्जाम में कंफ्यूजन हो तो सब सब नोट्स के ऊपर मैक्स मिन लिख लेना। ठीक है, ध्यान से। हम्म, एक मैक्स उसके नीचे का मिन, फिर उसके नीचे का मैक्स उसके नीचे का मिन, ऐसा लिखना है। ठीक है, सो देखो जी और एफ है, तो जी और एफ में से देखना सी क्या चूज करेगा, सी मिन है, तो सी छोटी वैल्यू चूज करेगा, तो 7 भी जा रहा है 3 भी जा रहा है, पर 7 को अपन नहीं लिखेंगे, 3 चूज करेगा, तो सी की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, सी की वैल्यू 3 हो गई। अब आओ ए पे, ए पे एक ऑप्शन यहाँ से आ रहा था 4 का, और एक ऑप्शन यहाँ से आ रहा है -3 का, पर ए क्या है, मैक्स, तो ए बड़ी वैल्यू चूज करेगा, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, 4। ठीक है, इजी। सो अभी पाथ क्या बनेगा, देखो पाथ क्या बनेगा, ये देखो ए की वैल्यू 4 है, 4 वैल्यू आ कहाँ से रही है, पहले यहाँ पे 4 था, फिर वो यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, बराबर। सो देखो यहाँ से बैक ट्रैक करेंगे, 4 कहाँ से आया, बी से आया, बी को 4 कहाँ से मिला, डी से मिला, डी को 4 कहाँ से मिला, आई से मिला। ठीक है, सो अपना मिन मैक्स के एल्गोरिदम से पाथ क्या बना, ए बी डी और आई। ठीक है, यही होता है मिन मैक्स एल्गोरिदम। इसकी थ्योरी में कैसे लिखोगे, पहले तो लिखो मिन मैक्स डिसीजन मेकिंग के लिए और गेम थ्योरी में यूज होता है, 2 प्लेयर टर्न बेस्ड वाला गेम होता है, उसमें यूज होता है, जैसे कि चेस वगैरह। यहाँ पे अपन मूव्स सिमुलेट करने का ट्राई करते हैं, 2 प्लेयर बनाते हैं यहाँ पे, मिन और मैक्स। ठीक है, मिन बेस्ट पॉसिबल गेन और मैक्स वर्स्ट फॉर मैक्स के लिए। ठीक है, से देखो मिन मिन नोड क्या करते हैं, मैक्सिमम देखते वैल्यू चिल्ड्रन की, और मैक्स नोड मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं, मिन नोड मिनिमम वैल्यू देखते हैं। ठीक है, ट्री ऑफ स्टेट्स होता है, ऐसे ट्री जैसा रिप्रेजेंट किया है, देखो। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्टेप्स लिख दो, स्टेप्स लिख दो में क्या करेंगे, जनरेट करेंगे कंप्लीट गेम ट्री, फिर इवेलुएट करेंगे लीफ नोड्स को, उसके बाद मूव फॉरवर्ड करेंगे, एट मैक्स लेवल टेक द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चिल्ड्रन, एट मिन लेवल टेक द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, कंटिन्यू अंटिल द रूट नोड इज इवेलुएटेड, चूज द पाथ दैट लीड्स टू द बेस्ट स्कोर, यूजुअली मैक्स। कैसे, ये देखो यही एक्सप्लेन किया है कि पूरा ट्री ले लो। ठीक है, फिर लीफ नोड से स्टार्ट करो, मैक्स क्या करेगा, बड़ी वैल्यू देखेगा, मिन क्या करेगा, छोटी वैल्यू देखेगा, वैसे करते जाओ जब तक तुम रूट नोड पे नहीं पहुंचते। ठीक है, वही एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। उसके बाद देखो और एक छोटा एग्जांपल देखो, मैक्स मिन मिन और ये, तो मिन क्या करेगा, छोटी वैल्यू मतलब 1 आएगा यहाँ पे, मैक यहाँ पे भी 3 आएगा, तो 1 और 3 में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 3, तो आंसर आएगा 3। देखो लेफ्ट मिन नोड, इसमें मिन है 3 5 6 में से 3, इसका मिन क्या है 1 2 9 में से 1, और मैक्स है तो मैक्स बड़ी वैल्यू, तो 3 और में से 1 में से क्या चूज करेगा, 3, फाइनल रिजल्ट है 3। ठीक है, ये एग्जांपल दिया था, अगर तुम्हें छोटा एग्जांपल देना हो तो, नहीं तो एक ऐसा ट्री बना के बड़ा एग्जांपल अच्छे से देना, 6 मार्क्स 8 मार्क्स के लिए आया तो। उसमें एडवांटेजेस देखो, ऑप्टिमल इंश्योर करता है ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, उसके बाद कंसेप्चुअली सिंपल एंड वाइडली यूज्ड इन एआई फॉर गेम्स, अभी सिंपल कंसेप्ट है और वाइडली यूज भी होता है एआई और गेम्स में। डिसएडवांटेज क्या है, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हाई है। ठीक है, देखो वेर बी ब्रांचिंग फैक्टर, डी डेप्थ फैक्टर। ठीक है,
सो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे लिखते हैं, ओ बी और डी। बी क्या है, ब्रांचिंग फैक्टर है, डी क्या है, डेप्थ फैक्टर। ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस एग्जाम में इतना ही लिखना है कि टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, ठीक है, और इनइफिशिएंट फॉर इन लार्ज सर्च स्पेसेस, ठीक है, लार्ज सर्च स्पेसेस, ठीक है। कैसे कि अगर ये इतना ही है, पर अगर ऐसे 1000 वैल्यूज होती तो बहुत टाइम लगता, तो ये इनएफिशिएंट है बड़े वैल्यूज के लिए, ठीक है। फाइनल समरी क्या होगी, मिन मैक्स एल्गोरिदम एक्सप्लोर्स ऑल पॉसिबल गेम आउटकम्स टू फाइंड ऑप्टिमल मूव्स। तो ये सारे आउटकम्स है, इसमें से वो ऑप्टिमल पाथ ढूंढता है मिन मैक्स। इट अल्टरनेट्स बिटवीन मैक्सिमाइजिंग एंड मिनिमाइजिंग वैल्यूज बेस्ड ऑन whose turn it is, ensuring the best strategy if both players play perfectly, ठीक है। ये थ्योरी थी, इसी को एक्सप्लेन करना है। मिन मैक्स इजी था, ये आएगा ही क्वेश्चन मोस्टली, तो ये ध्यान से पढ़ लेना। अब देखो, मिन मैक्स के बाद होता है अल्फा बीटा टू रिसर्च एंड कट ऑफ प्रोसीजर इन डिटेल। इसमें होती है कट ऑफ प्रोसीजर, ठीक है, कट ऑफ प्रोसीजर, ठीक है। हाउ यूज यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा कट ऑफ इम्प्रूव परफॉर्मेंस इन मिन मैक्स एल्गोरिथम। सो अभी ये मिन मैक्स के ऊपर ही बेस्ड है, पर इसमें क्या होता है, अपन कट ऑफ की प्रोसीजर यूज करते हैं, जिससे मिन मैक्स से ये थोड़ा ऑप्टिमाइज होता है। मिन मैक्स को ऑप्टिमाइज करोगे तो अल्फा बीटा ट्री सर्च आता है, ठीक है। इसको अल्फा बीटा प्रूनिंग भी कहते हैं। सो पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर समझेगा। वही सेम ट्री है ऊपर वाला। भूल जाओ कि वैल्यूज लिखे ए बी सी डी ई एफ जी और एच आई जे के एन एम। देखो मैंने ऊपर बताया था लेवल्स, यहाँ पे मैंने ड्रॉ करा है। ये देखो ए एक लेवल में, ये इन दो लेवल के बीच में है बी और सी, इन दो लेवल के बीच में डी ई एफ जी, और लास्ट वाले लेवल में लीफ नोड। अभी लीफ नोड में क्या होता है, वैल्यूज दी होती है, और लीफ नोड को अपन कुछ असाइन नहीं करते क्योंकि वो उनका चाइल्ड नहीं होता, ठीक है। अभी ऊपर कैसे, यहाँ पे मैक्स फिर मिन फिर मैक्स, ऐसे अपन ने दिया था। देखो ये देखो, मैक्स मिन मैक्स, यहाँ पे सेम चीज करनी है, बस अपने को यूज क्या करना है, अल्फा बीटा अल्फा। ये देखो पहले अल्फा फिर बीटा फिर अल्फा, इजी। उसके बाद देखो ए को अपन ने अल्फा दे दिया, बी और सी को बीटा दे दिया, और इन सबको वापस अल्फा दे दिया। सो अभी देखो थ्योरी में, ठीक है, जैसे प्लेयर मैक्स ट्राइज टू गेट हाईएस्ट स्कोर और प्लेयर मिन ट्राइज टू गेट लोएस्ट स्कोर, ठीक है। सो देखो अल्फा बेस्ट वैल्यू फॉर मैक्स कैन गारंटी सो फॉर, और बीटा क्या करेगा, मिनिमम वैल्यू गारंटी करेगा, ठीक है। देखो अब जैसे यहाँ पे बेसिकली तुम लॉजिकली समझ लो, अल्फा मतलब मैक्स से और बीटा मतलब मिन है, ठीक है। सो देखो अल्फा अल्फा क्या करेगा, बड़ी वैल्यू ढूंढेगा। सो -1 और 4 में से बड़ी वैल्यू क्या है, 4, तो D4 हो गया, ठीक है। फिर ये देखो वापस यहाँ पे भी 4 जाएगा, पर असाइन नहीं करेंगे जैसे ऊपर किया था। फिर यहाँ पे आएंगे, फिर वापस ई अल्फा है मतलब बड़ी वैल्यू, फिर ठीक है जे और के में से बड़ी वैल्यू क्या है, 6, तो 6 चूज किया। अभी 4 और 6 में से बीटा क्या है, मिन है, तो छोटी वैल्यू, तो बी की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है। वापस ये 4 यहाँ पे जाएगा, फिर पर असाइन नहीं करेंगे क्योंकि नीचे का बाकी, तो यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे देखो सी एफ एल एल, तो एफ क्या है, एफ है अल्फा, ठीक है। अल्फा अल्फा मतलब क्या होता है, मैक्सिमम बड़ी वैल्यू ढूंढेगा, तो -5 -3 में से बड़ी वैल्यू क्या है, -3, ठीक है। वैसे ही -3 और जी। अभी इसमें क्या होगा, सेम ऊपर जैसे कर रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं अपन, पर अभी देखो इसमें एक रूल होता है, ठीक है, कि अगर अल्फा की वैल्यू बीटा से बड़ी या फिर इक्वल हो तो स्टॉप करना है वहां पे, ठीक है। अभी देखना यहाँ पे क्या होगा, अल्फा की वैल्यू क्या है, 6 है, बीटा की वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है। अभी अल्फा की वैल्यू बीटा से बड़ी है, सो यहाँ पे अपन ये वाला पार्ट चेक ही नहीं करेंगे, ये वाला पार्ट चेक ही नहीं करेंगे, के की वैल्यू चेक ही नहीं करेंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अपन जब परफॉर्म करते हुए आएंगे तो कैसे आएंगे, नीचे लेफ्ट, तो 6 की वैल्यू यहाँ पे आई, ठीक है। अब जैसे ही ई में 6 की वैल्यू है, अपने को पता चला कि ई 6 की वैल्यू तो बी से बड़ी है, बीटा से बड़ी है, तो वहीं पे स्टॉप कर देंगे, कि चेक करने ही नहीं जाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू ढूंढेगा। सो 6 और 2 में से क्या वैल्यू आएगी, 6 आएगी ऑब्वियसली, पर 6 वैल्यू यहाँ पे आएगी ही नहीं क्योंकि ऊपर मिन है, ठीक है। तो लॉजिकली देखोगे तो कोई फायदा ही नहीं है ना चेक करके, आने तो वाली नहीं है वो वैल्यू, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे अपन कट कर देंगे, ठीक है। बेसिकली तुम्हें अगर लॉजिक नहीं समझ में आ रहा होगा ना, तो इतना याद रखो कि जैसे अल्फा की वैल्यू बीटा से बड़ी होगी वहां से नीचे कट करना है, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे आपने ये दोनों देखा, -3 वैल्यू आई, ठीक है, -3 यहाँ पे आ गई, ठीक है। अभी देखो यहाँ से कट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे -3 आई, बीटा की वैल्यू और अल्फा की वैल्यू क्या है 4, तो अल्फा की वैल्यू बड़ी है बीटा से, तो खत्म। जब अल्फा की वैल्यू बीटा से बड़ी होगी, ये देखो प्रूव करेंगे इफ अल्फा की वैल्यू बीटा से बड़ी है। हम्म अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू अभी -3 डालिए, तो अल्फा की वैल्यू 4 है, तो कट कर दो नीचे से सारा, कट कर दो, देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि देखो ऊपर है मैक्स, ठीक है, बराबर। अल्फा क्या करेगा, मैक्सिमम ढूंढेगा, और बीटा क्या करेगा, मिनिमम ढूंढेगा। सो अगर अल्फा की वैल्यू 4 है और इधर -3 आ रहा है, तो तुम यहाँ पे कुछ भी कर लो, वैल्यू तो बड़ी 4 है, तो भी बड़ी वैल्यू देगा, तो फिर 4 ही आना है ना, एट द एंड 4 आना है, तो क्यों चेक करना फालतू में, टाइम वेस्ट क्यों करना है? तो कट कर देंगे अपन, ठीक है, इजी। ये ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज होता है, सेम है, सेम मिन मैक्स जैसे ही सेम यहाँ पे चलता है, पर यहाँ पे अपन यहाँ से बीच में से चेक करना छोड़ देते। क्यों? क्योंकि जब लॉजिकली देखोगे, कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है, ऊपर मैक्सिमम वैल्यू ढूंढ रहा है, अगर नीचे -3 आ रहा है, कुछ भी आए नीचे यार, ऊपर तो 4 ही आना है, तो क्यों चेक करना ना, टाइम वेस्ट क्यों करना, ठीक है। ये लॉजिक है। अभी इसको थ्योरी देखो, थ्योरी कैसे लिखोगे, अल्फा बीटा प्यूरिंग इज ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मिन मैक्स एल्गोरिथम, ठीक है। इट इज यूज्ड इन 2 प्लेयर गेम्स, सेम, रिड्यूस द नंबर ऑफ नोड्स इवेलुएटेड इन गेम ट्री, ठीक है। इसमें क्या, इसमें देखो इन सारे नोड्स को अपन इवेलुएट कर रहे थे, इसमें देखो यहाँ से कट किया, जी को नहीं किया, एन को नहीं किया, ओ को नहीं किया, के को नहीं किया, देखा ही नहीं ना अपन ने, इवेलुएट किया ही नहीं, तो इसमें क्या होता है, रिड्यूस होता है नंबर ऑफ नोड्स दैट वी इवेलुएट, ठीक है। मैक्स क्या पता है, मिन क्या पता है, अल्फा क्या करेगा, अल्फा एक्ट एक्ट करेगा मैक्स जैसे और बड़ी वैल्यू ढूंढेगा, ठीक है। बीटा क्या करेगा, एक्ट करेगा मिन जैसे और छोटी वैल्यू ढूंढेगा। और इसमें होती है कट ऑफ या फिर प्रूनिंग कंडीशन। उसमें क्या होता है, अगर अल्फा की वैल्यू बीटा से बड़ी या फिर इक्वल हो, तो फिर वहां से नीचे अपन ट्री चेक नहीं करते, कट कर देते। दोज ब्रांचेस आर प्रून्ड, कट ऑफ एज दे वोंट अफेक्ट द फाइनल डिसीजन, ठीक है। ये करके भी फाइनल डिसीजन 4 ही आना है, तो क्यों करेंगे, ठीक है, समझ गए। ये देखो स्टेप्स कैसे करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे अल्फा बीटा, ट्रैवर्स करेंगे ट्री में, ठीक है, अपडेट करेंगे मैक्स नोड अल्फा और मिन नोड बीटा को, और प्रून करेंगे, और जब ये होगा तो प्रून होगा, ठीक है। इसी को एक्सप्लेन किया कि ये पूरा ट्री अपन ले लेंगे, पहले अल्फा बीटा असाइन कर देंगे लेवल्स में, ठीक है। रूट लीफ नोड से स्टार्ट करेंगे, रूट नोड तक जाएंगे, लीफ नोड से देखते देखते रूट नोड तक जाएंगे, ठीक है। बस इसमें एक कंडीशन होती है कि जब अल्फा की वैल्यू बड़ी होती है बीटा से, तो अपन उसके ब्रांच नोड्स चेक नहीं करते, नीचे के प्रून कर देते, ठीक है। ये नहीं लिखा, अपने वर्ड्स में लिखा, जैसे अपन ने मिन मैक्स का लिखा है, तो भी चलेगा, ठीक है। अब देखो एक छोटा एग्जांपल देखो, इसमें देखो वही वही वाला मिन मिन और मैक्स है, और ये वैल्यूज है, ठीक है। लेफ्ट में देखो 3 5 6 है, मिनिमम पिक करेगा 3, ठीक है। ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा, ये अल्फा होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे 3 है, ठीक है, ये देखो 3, और यहाँ पे देखो राइट में, यहाँ से स्टार्ट करेगा, मिन की वैल्यू 1 आई 1, ठीक है। अभी 1 की अल्फा की वैल्यू बड़ी आ गई बीटा से, सो वो 2 और 9 को चेक करने जाएगा ही नहीं, यहाँ पे 1 आई ना पहले, और इसकी वैल्यू क्या है, मैक्स पे गई है, अपने को 3 वैल्यू आई है यहाँ पे, सो 3 बड़ा है ना 1 से, खत्म, बाकी के चेक मत ही करो, ठीक है। फाइनल रिजल्ट 3 ही आने वाला है। हम्म चलो आगे देखते हैं, एडवांटेज क्या है इसके, सेम मैक्स मिन जैसे ये, बस यहाँ पे क्या होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो ऊपर प्रॉब्लम थी मिन मैक्स का डिसएडवांटेज था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो यहाँ पे एडवांटेज हो गया, वो अपन ने सॉल्व कर दिया। अवॉइड अननेसेसरी नोड इवैल्यूएशंस, जब पता है आंसर क्या आने वाला है, ठीक है, जब आपने को पता है यहाँ पे 4 ही आने वाला है, तो फिर आपने को ये इवैल्यूएट करने की जरूरत ही नहीं है ना, तो वो अवॉइड होता है यहाँ पे। और वर्क्स वेल विथ लार्ज गेम ट्रीज, ऊपर क्या था, मिन मैक्स में डिसएडवांटेज था कि इनसफिशिएंट फॉर लार्ज स्पेसेस, वो अपन ने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, लार्ज में भी अपन अभी यूज कर सकते हैं, ठीक है। हो गया मिन मैक्स और अल्फा बीटा, इनमें से एक क्वेश्चन तो पक्का आने वाला है 7 8 मार्क्स का, ध्यान से कर लेना, ठीक है। उसके बाद आता है गेम थ्योरी। गेम थ्योरी में 2 टाइप होते हैं, एक
स्टोकेस्टिक और एक पार्शियल, ठीक है। अभी देखते हैं एग्जांपल। गेम थ्योरी क्या होता है? मैथमेटिकल स्टडी ऑफ स्ट्रेटजीज एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है? इन मॉडल सिचुएशन वेयर मल्टीपल प्लेयर्स, दो प्लेयर्स, जैसे कि चेस, दो प्लेयर्स खेल रहे हैं और एक दूसरे का डिसीजन अफेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के एक्शंस को, ठीक है। कि अगर मैंने एक मूव किया तो वो मूव देख के फिर प्लेयर टू मूव करेगा, ठीक है। और अगर मैंने दूसरा मूव किया होता तो प्लेयर टू दूसरा मूव करता, वैसे। तो ये यूज कहाँ कहाँ पे होता है? इकोनॉमिक्स में यूज होता है, कंप्यूटर साइंस में, पॉलिटिकल साइंस में, मिलिट्री स्ट्रेटजीज वगैरह में यूज होता है, ठीक है। इन AI एंड गेम डेवलपमेंट इट इज यूज टू बिल्ड इंटेलिजेंट एजेंट्स दैट मेक्स ऑप्टिमल डिसीजन इन कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, ठीक है। अभी देखो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे। अपन एक जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है AI, चेस AI। तुमने कभी खेला है क्या? उसमें क्या होता है? AI खेलता है तुम्हारे साथ चेस, और तुम जो जो मूव दोगे तो वो AI क्या करेगा? तुम्हारे मूव्स को एनालाइज करेगा और बेस्ट मूव जो वो खेल सकता है वो खेलेगा, ठीक है। देखो टाइप्स में क्या क्या आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ गेम्स, गेम्स में बहुत सारे गेम आते हैं, ठीक है। डिटर्मिनिस्टिक, स्टोएस्टिक, परफेक्ट इंफॉर्मेशन और इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है। डिटर्मिनिस्टिक मतलब क्या होते हैं? जिसमें आउटकम फिक्स होता है, ठीक है। जैसे कि चेस, आउटकम इज फिक्स फॉर ईच एक्शन, ठीक है। उसके बाद स्टोएस्टिक इन्वॉल्व्स रैंडमनेस और प्रोबेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद आता है परफेक्ट इंफॉर्मेशन, जैसे कि चेस, ऑल प्लेयर्स नो द कंप्लीट गेम स्टेट। उसके बाद इनपरफेक्ट इंफॉर्मेशन, जैसे सम हिडन इंफॉर्मेशन होती है। देखो पोकर में होता है वैसे। देखो स्टोएस्टिक और पार्शियल, अपने को क्या करना है? बेसिकली इन दोनों को डिफाइन करना है कि स्टोएस्टिक एक टाइप रहता है और एक पार्शियल टाइप रहता है, और इनमें डिफरेंसेस वगैरह क्या रहते हैं देखने, ठीक है। पहले देखते हैं डिफरेंस। देखो स्टोएस्टिक गेम क्या होते हैं? गेम्स विथ रैंडम इवेंट्स, जैसे कि डाइस, कार्ड्स, लूडो, वैसे वाला सीन। पार्शियल इंफॉर्मेशन मतलब जहाँ पे हिडन इंफॉर्मेशन रहती है, तुम्हें कुछ कुछ चीजें पता होती है पर कुछ चीजें नहीं पता होती, ठीक है। देखो अनसर्टेनिटी, स्टोएस्टिक गेम में क्या होता है? चांस पे डिपेंड करते हैं। और पार्शियल गेम में भी अनसर्टेनिटी होती है, पर क्यों? क्योंकि अपने को कुछ पता नहीं है, मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। देखो प्लेयर्स सी फुल गेम स्टेट्स, प्लेयर्स को पूरा इन्फो दिखता है। यहाँ पे प्लेयर्स सी ओनली अ पार्ट ऑफ गेम, बस एक छोटा पार्ट दिखता है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिखती, ठीक है। यहाँ पे हैंडलिंग प्रोबेबिलिटीज एंड रैंडमनेस, की डाइस का गेम है, लूडो का गेम है समझो, तो वहाँ पे अपन को प्रोबेबिलिटी देखनी पड़ती है कि 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे गेस करना पड़ता है क्योंकि पता ही नहीं ना, एक पार्ट ही पता नहीं गेम का, आधा ही गेम दिख रहा है, आधा गेम नहीं दिख रहा, तो अपन गेस करेंगे कि क्या होगा वहाँ पे। इसमें क्या होता है? स्टोएस्टिक गेम में प्रोबेबिलिस्टिक डिपेंडेंस ऑन चांस, यहाँ पे क्या होता है? डिटर्मिनिस्टिक, या फिर कैन बी डिटर्मिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक। अभी आधा गेम नहीं दिख रहा, एक तो अपन डिटर्मिनिस्टिक करेंगे या फिर प्रोबेबिलिस्टिक करेंगे वे में, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्या होता है? स्नेक एंड लैडर्स, बैक बैकगैमन या फिर मोनोपोली, वैसे गेम्स, या फिर लूडो बेस्ट एग्जांपल, कि तुम डाइस फेंकोगे और फिर प्रोबेबिलिटी पे जो होगा सो होगा। उसके बाद पार्शियल इन्फॉर्मेशन, पार्शियल इन्फॉर्मेशन में पोकर, ठीक है। पोकर में जैसे तुम्हें आधे कार्ड्स पता ही नहीं होते, वो वाला सीन है। उसके बाद कॉमन इन AI गेम थ्योरी, बोर्ड गेम्स विथ लक, ठीक है। बोर्ड गेम्स विथ लक मतलब जैसे अपन ने बताया लूडो, स्नेक्स एंड लैडर्स, ये कहाँ पे? मल्टीपल स्ट्रेटजी गेम्स में यूज होता है, ठीक है। अब देखो AI चैलेंज क्या होता है? मैनेजिंग राउट रैंडम आउटकम्स, ठीक है। तो अपन इसके लिए AI वर्जन बना रहे हैं, ठीक है, जो अपने साथ खेलेगा, जैसे कि लूडो या फिर चेस और चैलेंज। तो AI में कुछ क्या चैलेंज होगा? यहाँ पे स्टोएस्टिक गेम में चैलेंज क्या होता है? कि रैंडम आउटकम होते हैं, उसको मैनेज करना पड़ता है। पार्शियल इन्फॉर्मेशन में क्या होता है? कि उसको आधी चीजें पता होती है, तो उसको इन्फॉर्मेशन मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। आई नो इसका लॉजिक क्या है? कि इसमें सब पता होता है बट लक के ऊपर होता है। इसका लॉजिक क्या है? आई डोंट नो एवरीथिंग, इसमें सब पता नहीं होता, तो अपन गेस करते हैं स्मार्टली कि क्या हो सकता है, ठीक है। इसी को अपन ने यहाँ पे थ्योरी में लिखा है। तो स्टोएस्टिक गेम क्या इंक्लूड रैंडम एलिमेंट्स सच एज डाइस रोल्स और चांस कार्ड्स। उसके बाद आउटकम ऑफ मूव्स क्या है? डिपेंड ऑन बोथ प्लेयर्स एक्शंस, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ऑफन मॉडल्ड यूजिंग MDP, मार्कोव डिसीजन प्रोसेस, ये लर्न कर लो, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टोएस्टिक का, ठीक है। मॉडल यूजिंग, यहाँ पे कौन सा यूज होता है? MDP प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल क्या है? बैकगैमन, डाइस रोल करते और मूवमेंट के ऑप्शन अपने को पता चलते। लूडो मतलब
देखो डाइस रोल होता है और तो फिर तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा टोकन कितना मूव करेगा आगे पीछे, ठीक है। उसके बाद पार्शियल, पार्शियल मतलब इनपरफेक्ट इंफॉर्मेशन या फिर हिडन इंफॉर्मेशन। सम इंफॉर्मेशन इज हिडन फ्रॉम वन और मोर प्लेयर्स, ठीक है। प्लेयर्स मस्ट मेक डिसीजंस विथ इनकम्प्लीट नॉलेज, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी और ब्रीफ मॉडल्स टू एस्टिमेट मिसिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। या एक तो डिटरमाइन करोगे या फिर प्रोबेबिलिस्टिक वे से जाओगे कि क्या हो सकता है, ठीक है। देखो गेम थ्योरी क्या करता है, हेल्प्स मेकिंग इंटेलिजेंट डिसीजन इन मल्टी एजेंट गेम्स, जैसे आपने चेस में देखा। स्टोएस्टिक गेम क्या करता है, चांस इन्वॉल्व होता है यहाँ पे। पार्शियल गेम्स क्या करता है, हिडन इन्फॉर्मेशन इन्वॉल्व होती है, ठीक है। बोथ रिक्वायर्स डिफरेंट एआई स्ट्रेटजीज फॉर ऑप्टिमल प्ले, दोनों में डिफरेंट एआई स्ट्रेटजीज लगती है, ठीक है। ये था गेम थ्योरी और डिफरेंस। तो ये अगर क्वेश्चन आया तो कैसे आएगा, गेम थ्योरी को एक्सप्लेन करो और ये स्टोएस्टिक और पार्शियल इन दोनों को एक्सप्लेन करो। अगर टाइप्स ऑफ एआई पूछा तो ये 4 लिख देना। उस इसको अभी के लिए स्किप करो, मैंने आगे नोट्स दिए, वहां से अपन देख के समझेंगे। पहले देखते हैं सीएसपी प्रॉब्लम क्या होता है, देख लो। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इस पे क्वेश्चन आना ही आना है। डिफाइन एंड एक्सप्लेन कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम, उसको सीएसपी प्रॉब्लम भी कहते हैं अपन, ठीक है। सो देखो इसमें क्या होता है, वी हैव सेट ऑफ वेरिएबल्स ईच विथ अ सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज एंड सेट ऑफ कंटेनर्स, ठीक है। अब देखेंगे इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। अभी थ्योरी बस पढ़ लो। द गोल इज टू असाइन वैल्यूज टू ऑल वेरिएबल्स सच दैट द कंस्ट्रेंट्स आर सेटिस्फाइड। देखो अभी देखते ये एग्जांपल है, इसमें देखो तुम्हें पूछेंगे, ये ऐसा एक एग्जांपल दिया होगा और तुम्हें पूछेंगे असाइन करनी वैल्यूज सच दैट ये क्या कहे वेरीफाई हो जाए कि टू और गो को प्लस करेंगे तो आउट आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करना है, देखो गोल क्या है अपना, टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल सच दैट कंस्ट्रेंट्स आर सेटिस्फाइड। मतलब हर एक ये वेरिएबल है टी ओ जी यू टी, ठीक है। इनको हर एक वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करनी है, ठीक है। एक डिजिट असाइन करना है इन सच अ वे दैट ये सेटिस्फाई हो जाए कि टू और गो आउट होगा, ठीक है। देखो constraint satisfaction problem is a type of problem where you are given some in variables, ठीक है। some variables, यहाँ पे वेरिएबल दिए अपने को टी ओ जी यू टी, ठीक है। उसके बाद each वेरिएबल हैज सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है। सो यहाँ पे अपने पास सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज है, मतलब यहाँ पे 1 to 9 अपन कोई भी एक डिजिट इसको असाइन कर सकते हैं, वो अपना सेट ऑफ वैल्यूज है, ठीक है। उसके बाद देर आर कंस्टेंट, जैसे कि रूल्स है दैट डिफाइंस विच कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज आर अलाउड, ठीक है। यहाँ पे अपन नो नो नहीं दे सकते या फिर यहाँ पे 5 6 नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि टू और गो की एडिशन आने के बाद आउट आना चाहिए, ठीक है। सो ये अपने रूल है या फिर कंस्ट्रेंट है। द गोल इज टू असाइन वैल्यूज टू ऑल वेरिएबल इन सच अ वे कंस्ट्रेंट इज सेटिस्फाइड, ठीक है। सो अपना अभी गोल क्या है कि इन सबको ऐसी वैल्यू देनी है कि अपना गोल सेटिस्फाई हो जाए, कि अगर ओ की वैल्यू यहाँ पे सेम आएगी, यू की एक वैल्यू और टी की वैल्यू यहाँ पे सेम आनी चाहिए, और टी और जी टू और गो को ऐसी वैल्यू अपने को असाइन करनी कि अपना आउटपुट आउट आएगा, ठीक है। देखो बेसिक कंपोनेंट क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल है टी ओ जी यू टी। उसके बाद क्या है, डोमेन्स है, पॉसिबल वैल्यूज ईच वेरिएबल कैन टेक, मतलब यहाँ पे क्या होगी, पॉसिबल वैल्यूज 1 से लेके 9 होगी, ठीक है। एक ही डिजिट है तो डबल डिजिट अपन असाइन नहीं कर सकते इसको। सो एक एक डिजिट में क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता, 0 से लेके 9 तक कोई भी आ सकता है, तो ठीक है। सो यहाँ पे अपना डोमेन क्या होगा, 0 to 9। उसके बाद कंस्ट्रेंट्स, रूल्स दैट लिमिट विच वैल्यूज द वेरिएबल्स कैन टेक। अभी देखो यहाँ पे अपना कंस्टेंट है क्या, देखो आउट अपना कंस्टेंट है, क्यों, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे ओ को 5 लिख दिया और यहाँ पे यहाँ पे भी मुझे ओ को 5 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे अगर 9 लिख दिया तो यहाँ पे भी 9 लिखना पड़ेगा, ठीक है। पर अगर कुछ भी वैल्यू दे दी तो इनके एडिशन ये नहीं आएगी, ठीक है। वो कंस्टेंट है अपना, वो जब एग्जांपल अपन डिस्कस करेंगे समझेगा। सिंपल सीएसपी एग्जांपल, ठीक है। अभी ये देखो, पहले ये एग्जांपल देख लो, कोई एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले, ठीक है। सो ऐसा क्वेश्चन आएगा और बोलेगा सॉल्व करो विथ सीएसपी। तो क्या करना है, पहले तो यूनिक लेटर्स ढूंढो, टी ओ जी और यू, टी ओ जी यू ये लेटर्स है, इनको अपने को डिजिट असाइन करने। सो इसमें देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, एक एक्स्ट्रा है ना। सो जो भी लेफ्ट साइड वाला होगा सबसे और एक्स्ट्रा होगा, सो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है, क्यों, क्योंकि वो कैरी होता है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी।
सो जीरो को पहले वन असाइन कर दो, जीरो को डिजिट कर दिया अपन ने असाइन वन, सो यहाँ पे वन हुआ, तो फिर जीरो वन है तो ओ वन है, तो यहाँ पे भी वन आएगा, यहाँ पे भी वन आएगा, तो तीनों ओ को अपन ने वन असाइन कर दिया, ठीक है। सो ये देखो कैसे आएगा फिर अपना, ये देखो TGUT और तीन ओ थे, वहां पे अपन ने कर दिया वन असाइन, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो टी की वैल्यू क्या आएगी, वन प्लस वन टू आनी चाहिए, सो टी की वैल्यू भी मिल गया अपने को टू, सो यहाँ पे भी टू आएगी, तो ये भी टी है तो इसकी भी वैल्यू टू हो जाएगी, तो यहाँ पे देखो टी को असाइन कर दो टू, दो वैल्यूज तो अपने को ऐसे ही मिल गई, तो ये क्या होगा, वन वन वन, तीनों ओ को वन दे दिया और दोनों टी को टू दे दिया, हो गया, इतना सॉल्व हो गया। अभी जी और यू की वैल्यू ढूंढनी है, सो अभी अपने को क्या करना है, ऐसी वैल्यू ढूंढनी है उस जो कैरी जनरेट करे वन, ठीक है। सो यहाँ पे वैल्यू आएगी जो कैरी जनरेट करे और टू में ऐड हो तब कैरी जनरेट हो, ठीक है। मतलब क्या, देखो अभी पॉसिबल क्या हो सकता है, टू तो आएगा अपने को, सो टू में ऐसी कौन सी वैल्यू अपन ऐड करेगी कि कैरी जनरेट होगा, पहले देखो, सो टू प्लस समथिंग विच विल जनरेट कैरी, तो क्या ऑप्शन है अपने पास, जीरो से नाइन तक, उसमें से देखो अगर तुम जीरो प्लस टू करोगे तो जीरो आएगा, जीरो प्लस वन करोगे तो वन आएगा, जीरो प्लस टू करोगे तो थ्री आएगा, फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ठीक है। सो अपने को टू ऐड करना है, सो टू प्लस जीरो टू, टू प्लस जीरो टू, तो उसके बाद वन प्लस जीरो वन, वन टू प्लस जीरो टू, थ्री प्लस जीरो थ्री, ऐसे करते करते देखो तुम देखोगे कि तीन ही वैल्यूज है, टू प्लस नाइन इलेवन आ रहा है, टू प्लस एट टेन आ रहा है, टू प्लस सेवन तो नाइन आ रहा है, सो उसके नीचे की वैल्यूज देखने का कोई मीनिंग ही नहीं, क्योंकि वो कैरी नहीं जनरेट करते। तो अपने पास दो ऑप्शन आ गए, टू प्लस नाइन और टू प्लस एट, ठीक है। टू प्लस नाइन ले लिया अपन ने समझो, तो क्या होगा, इलेवन होगा, ठीक है, बराबर है, कैरी जनरेट हो रहा है और वन यहाँ पे रह रहा है, पर फिर क्या होगा, यू की वैल्यू वन हो जाएगी, पर अपन ऊपर देखो टी की अपन ने ओ की वैल्यू वन दी है, ठीक है, ये वैल्यू हमेशा वन रहती है, तो ओ की वैल्यू वन है पहले से असाइन, तो वन नहीं आ सकता यहाँ पे, तो टू प्लस नाइन नहीं करेंगे। दूसरा क्या है, ऑप्शन टू प्लस एट, तो टेन, सो वन भी जनरेट हो रहा है, यू की वैल्यू जीरो आ रही है, बेल है जीरो, असाइन भी नहीं कर रहा है किसी को, सो अपन यहाँ पे लेंगे टू प्लस एट इक्वल टू टेन, सो टू प्लस एट, तो जी की वैल्यू हो जाएगी टेन। यहाँ पे टू प्लस नाइन क्यों नहीं लिया, क्योंकि नॉट पॉसिबल, एज यू वन हो जाएगा, बट वन ऑलरेडी असाइन टू ओ, ठीक है। सो यहाँ पे टू प्लस एट लिया अपन ने, ये देखो टू प्लस एट, जिससे क्या होगा, जी की वैल्यू एट हो जाएगी और यू की वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि यहाँ पे टेन होगा, वन कैरी होगा और यहाँ पे जीरो आएगा, ठीक है। सो ये देखो ये हो गया अपना फाइनल आंसर, इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। देखो टू प्लस गो आउट, सो यहाँ पे, और इसको अभी तुम वेरीफाई करोगे, वन प्लस वन क्या आता है टू, एट प्लस टू टेन, सो वन कैरी हुआ, जीरो आया वन जीरो टू बराबर, ठीक है, ये होता है CSP, ठीक है। अब इसके और एग्जाम्पल देखो, एग्जाम एग्जाम में इतना इजी वाला एक क्वेश्चन तो डालेंगे नहीं, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, देखो इसमें क्या है, सेंड प्लस मोर इक्वल टू मनी, ठीक है, पिछले बार जैसे सॉल्व करना स्टार्ट करो, सेंड चार लेटर्स चार लेटर्स चार, एक एक्स्ट्रा यहाँ पे, और वो लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड वाला जो एक्स्ट्रा होता है वो अपन ने पढ़ा था पिछले बार, हमेशा अपन वन असाइन करते हैं, तो एम की वैल्यू कर दो वन, ठीक है, कर दी वन। अभी देखो एस में क्या ऐड करोगे जिससे कैरी जनरेट होना चाहिए, ठीक है। सो ठीक है, एस से एस 10 से बड़ा होना चाहिए, 10 या फिर 10 से बड़ा होना चाहिए, मतलब कैरी जनरेट होगा, सो एस 9 नहीं हो सकता, अभी देखो, मतलब एस कम नहीं हो सकता, सो अभी देखो क्या 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 ऑप्शन है, जैसे अपन ने इधर देखा था सेम चीज, ठीक है, कैरी जनरेट करने के टाइम, सो वैसा ही करना है, सो अभी एस क्या क्या हो सकता है, एस एक तो एट हो सकता है, सो एट प्लस वन नाइन आ रहा है, सो एट नहीं होगा, फिर उसके नीचे की कोई देखने में कॉमन सेंस नहीं बनता, तो ऊपर देखते हैं, सो फिर एस का एक ही वैल्यू हो सकती है, वो हो सकती है नाइन, सो एस की वैल्यू नाइन हुई, सो नाइन प्लस वन टेन होगा, बराबर, सो ओ की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। सो अभी नीचे देखो, एस की वैल्यू अपन ने डाल दी नाइन, यहाँ पे ओ की वैल्यू जीरो आ गई, ये भी ओ की वैल्यू हो गई जीरो, ठीक है। अब आते हैं आगे, ई में क्या ऐड करोगे कि एन आएगा, सो अभी देखो ई की वैल्यू है ना, अगर तुम वन से लेके
9 तो ऑलरेडी असाइंड है, तो 1 से लेके 8 में कुछ भी डालोगे और 0 ऐड करोगे तो n आएगी। ठीक है, मतलब अगर तुमने 5 ले लिया, 5 + 0 5, 6 + 0 6, 2 + 0 2, पर यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि अपना रूल क्या है कि सब वेरिएबल्स को अलग अलग वैल्यू देनी है। ठीक है, तो सेम वैल्यू आएगी, बट वो रॉन्ग है। सो देयर मस्ट बी अ कैरी। ठीक है, सो यहाँ पे एक कैरी होगा 1। ठीक है, इससे अपने को क्या समझा कि यहाँ पे एक कैरी होगा 1। ठीक है, देखो, सो अगर अपन ने ई की वैल्यू 5 ले ली, ठीक है, सो 5 + 0 = 6 आएगा, क्योंकि अपन अज्यूम कर रहे हैं कि एक कैरी है। ठीक है, समझे? ठीक है, सो ये देखो ऐसे आएगा कि e + 0 n नहीं आएगा, e + 0 + 1 = n आएगा, जिससे e और n की वैल्यू अलग अलग आएगी। फिर अज्यूम करेंगे कि e की वैल्यू 5 है, सो e की वैल्यू 5 हुई, तो 5 + 0 + 1 = n, सो n की वैल्यू आएगी 6। ठीक है, सो ये देखो अपन ने e की वैल्यू 5 डाली, 5 0, और यहाँ पे 6 आई क्योंकि एक कैरी था, तो 6 आएगी, तो n की वैल्यू 6, और यहाँ पे भी n था तो यहाँ पे भी 6 आएगा। आ गया ये? इतना समझ गए? अभी देखो n की वैल्यू 6 है, अभी अपने को क्या फाइंड करना है? r। सो 6 में क्या ऐड करोगे कि 5 आएगा। ठीक है, e की वैल्यू यहाँ पे थी 5 ली थी, तो यहाँ पे भी 5 आ गया है। ठीक है, सो यहाँ पे 6 और 5 है और r है, तो अभी 6 में कुछ तो भी ऐड करना है जिससे कैरी भी जनरेट हो और 5 भी आए अपने को। ठीक है, चलो देखो 6 में क्या ऐड करोगे कि 15 आएगा, एक कैरी आना चाहिए और यहाँ पे 5 आना चाहिए, तो 15 वैल्यू हो रही है। सो 6 में क्या ऐड करोगे कि 15 आएगा, तो आर की वैल्यू क्या होगी? आर की वैल्यू देखो 9। ठीक है, सो आर की वैल्यू 8 देखोगे तो 8 + 6। ठीक है, 8 9 10 11 12 13 14 14 आ रहा है। ठीक है, वो 15 से कम है, तो ऊपर की वैल्यू देखो 9 देखो डाल के, सो 6 + 9 क्या आ रहा है? 15। सो वो बैठ रहा है, पर अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अपन ने 9 को पहले ही असाइन कर दिया एस को। सो अपन यहाँ पे क्या करेंगे? 6 + 8 करेंगे और एक कैरी ले लेंगे, मतलब यहाँ पे एक कैरी आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि एक ही वैल्यू है, आर की जो 9 है वो डाली तो 15 आ रहा है। ठीक है, उसके नीचे तो कम नंबर आ रहे हैं, पर अपन 9 यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे 9 नहीं होगा क्योंकि पहले ही 9 अपन ने असाइन करा है। ठीक है, सो वो पॉसिबल नहीं है। देखो आर की वैल्यू अगर 9 डाली तो 15 आ रहा है, पर वो पॉसिबल नहीं क्योंकि एस की वैल्यू पहले ही 9 है। सो अपन क्या करेंगे? एक कैरी लेंगे। सो सोचो कि यहाँ पे एक कैरी आ रहा होगा। ठीक है, तो एक कैरी होगा तो और एक 1 हो जाएगा। फिर अगर 8 आर की वैल्यू 8 ले ली, सो 8 + 6 14 + 1 15, सो वो सेटिस्फाई हो रहा है बराबर। सो डाल दो आर की वैल्यू 8 डाल दो। ठीक है, सो देखो आर 6 + r + 1 = 15, तो 6 + 8 + 1 = 15, तो आर की वैल्यू डाल दो 8। आ गई 8। सो अपना यहाँ तक सॉल्व हो गया। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व हो गया। ई की वैल्यू 5 थी, वो अपन ने ऊपर ही देखा, तो यहाँ पे सब जगह ई की वैल्यू 5 आ जाएगी। सो देखो यहाँ इतना सॉल्व हो गया अपना। ठीक है, अब अपनी नेक्स्ट कंडीशन क्या है? डी 5 वाई, और यहाँ पे 1 क्या जनरेट होना चाहिए। ठीक है, क्या करना है? डी की वैल्यू ढूंढनी है, जिससे डी की वैल्यू क्या हो सकती है कि वो 5 में ऐड करने के बाद अपना 1 जनरेट हो, कैरी जनरेट हो। ठीक है, सो देखो डी की वैल्यू है ना 5 से बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि कैरी जनरेट होना चाहिए। अगर तुम कॉमन सेंस लॉजिक लगाओ, ये देखो 0 + 5 क्या आएगा? 5। ठीक है, 1 + 5 क्या आएगा? 6। 6 + 5 क्या आएगा? 6। फिर 2 + 5 क्या आएगा? 7। फिर 3 + 5 क्या आएगा? 8। 4 + 5 क्या आएगा? 9। ठीक है, 5 + 5 10। सो 5 + 5 पे कैरी जनरेट हो रहा है, उसके पहले वाली वैल्यूज को लेना सेंस नहीं बनता। ठीक है, सो अभी चेक करेंगे डी की वैल्यू क्या हो सकती है। एक तो 5 6 7 8 9, ये इन 1 2 3 4 5, इन पांचों में से कोई भी डाली तो कैरी जनरेट हो रहा है। ठीक है, सो इन 5 में से होगी। ठीक है, अभी तुम ध्यान से ऊपर देखोगे तो 5 भी असाइन करिए, 6 भी एन को असाइन करिए, आर भी असाइन 8 भी असाइन करिए आर को, और 9 असाइन करिए एस को। बचा क्या? 7। सो बची हुई वैल्यू डाल दो। सो देखो डी की वैल्यू 7 हो गई, सो 5 + 7 क्या आएगा? कैरी जनरेट होगा। ठीक है, 7 8 9 10 11 12 12 आएगा। सो यहाँ पे 2 आएगा। सो y की वैल्यू बची है 2। 2 किसी कहाँ पे असाइन नहीं है,
सो y की वैल्यू हो जाएगी 2। सो ये आंसर आ जाएगा अपना। ये देखो, अभी इसको वेरीफाई करेंगे ऐड करके। देखो 7 + 5 12, 1 और कैरी और 2, 6 + 8 क्या आएगा, +1 15, ठीक है, 1 कैरी 5, 4 5 + 1 6 6, 9 + 1 10 10 आ गया अपना आंसर। ठीक है, ऐसे करने तुम्हें सॉल्व क्वेश्चन। ठीक है, सो अभी देखो सीएसपी की थ्योरी देख लेते हैं। सिंपल प्लेसेस एबीसी, यू वांट टू गो, यू वांट टू कलर देम यूजिंग दिस 3 कलर्स। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। सीएसपी का एक और क्वेश्चन है कलर वाला। ठीक है, तो वो भी एक बार देख लेते हैं जल्दी जल्दी। सो एबीसी 3 जगह है। ठीक है, उनमें से तुम्हें क्या करना है, उन तीनों को कलर करना है यूजिंग रेड ग्रीन या ब्लू। ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू का यूज करके उन तीनों को कलर करना है। ठीक है, सो अभी क्या करोगे, रूल क्या है, इफ टू प्लेसेस आर नेक्स्ट टू ईच अदर दे मस्ट हैव डिफरेंट कलर्स। ठीक है, सो साइड साइड में होंगे तो उनको डिफरेंट कलर होना चाहिए। तो सीएसपी से कैसे सॉल्व करोगे, पहले वेरिएबल देख लो एबीसी। डोमेन क्या है यहाँ पे, 3, रेड ब्लू ग्रीन। उसके बाद कंस्टेंट क्या है, ए और बी। ए इक्वल टू बी नहीं होना चाहिए और बी इक्वल टू सी, मतलब सेम सेम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तीनों का कलर डिफरेंट होना चाहिए। मतलब क्या, कि अगर ए यहाँ पे ग्रीन होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ब्लू आ सकता है, रेड आ सकता है, पर ग्रीन नहीं आ सकता। ठीक है, और यहाँ पे रेड आ जाएगा। ऐसा सेम सेम कलर नहीं आ सकता। तो वन करेक्ट आंसर क्या आएगा, ए को रेड कर दो, बी को ग्रीन कर दो और सी को वापस रेड कर दो। ऐसा भी कर सकते हो। इससे क्या होगा, ये दोनों रेड रेड हो जाएंगे। फिर या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि दो कलर सेम ले लो। ठीक है, ए और सी को ग्रीन कर दिया अपन ने, बी को ब्लू रखा। क्या सेटिस्फाई कर रहा है क्या ये। ठीक है, तीनों कलर हो गए बराबर, और ए और बी मतलब साइड साइड वाले सेम भी नहीं आ रहे। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, तुम लॉजिक लगा के देख सकते हो सीएसपी का। ये एक बेसिक एग्जांपल दिया था, अगर तुम्हें एक्सप्लेन करना हो सीएसपी, और अगर तुम्हें नहीं सूझ रहा हो इनमें से कोई, तो तुम ये भी लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिख सकते हो एग्जाम में, कलरिंग 3 प्लेसेस एबीसी रेड ब्लू ग्रीन, रूल नो नेबर्स प्लेसेस शुड हैव सेम कलर। सो फिर अपन ने सॉल्यूशन किया। उसके बाद ये सेंड मोर मनी वाला मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया ढंग से, क्या करना है कैसे करना है। उसके बाद सेम जैसे मैंने वो सॉल्व किया, ये सॉल्व करना है, बेस प्लस बॉल इक्वल टू गेम्स। दोनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए हैं। ठीक है, सो इन दोनों में से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, दोनों ध्यान से कर लेना। इसका भी मैंने सॉल्यूशन दे के रखा है यहाँ पे। ठीक है, सो ये इस स्टाइल से तुम्हें सॉल्व करना है जैसे मैंने बताया था। ठीक है, सो जी की वैल्यू 1 आ जाएगी पहले, और उसके बाद तुम एनालाइज करके सॉल्व करोगे। ठीक है, सो बी की वैल्यू क्या होगी जिससे 1 आए, वो तुम्हें देखना है। अभी मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वैसे ही तुम ये वाला सॉल्व करना और कमेंट में बताओ कि आंसर मैच हो रहा है क्या इससे। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कंसिस्टेंसीज इन सीएसपी। ठीक है, सो ये एक क्वेश्चन था, मतलब ये एक सब क्वेश्चन आया था कि एक्सप्लेन सीएसपी और टाइप्स ऑफ सीएसपी। सो सीएसपी में क्या क्या टाइप्स होते हैं कंसिस्टेंसी की। कंसिस्टेंसी सीएसपी मींस रिमूविंग द वैल्यूज फ्रॉम वेरिएबल डोमेन्स दैट कैन नॉट बी पार्ट ऑफ एनी करेक्ट सॉल्यूशंस। ठीक है, ऐसी वैल्यूज जो करेक्ट सॉल्यूशन का पार्ट, कोई भी करेक्ट सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होती, उसको कंसिस्टेंसी कहते हैं इन सीएसपी प्रॉब्लम। ठीक है, दिस हेल्प्स रिड्यूस द सर्च स्पेस एंड मेक्स स्लो सॉल्विंग फास्टर। इससे क्या होता है, सॉल्व फास्टर होता है। अगर ऐसी कोई वैल्यूज हो जो कोई भी आंसर में आ ही नहीं सकती, ठीक है, करेक्ट आंसर में आ ही नहीं सकती, तो वो वैल्यूज का कोई उपयोग नहीं है, तो उनको अपन हटा देंगे। उसको ही उन वैल्यूज को कंसिस्टेंसी कहते हैं, उनको अपन हटाएंगे, जिससे अपना स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होगी और सॉल्यूशन फास्ट आएगा। ठीक है, सो उनके क्या टाइप्स है। सो नोड कंसिस्टेंसी, अ वेरिएबल इज नोड कंसिस्टेंट इफ इट्स वैल्यूज satisfies its own unary constraints। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल क्या है, अगर वेरिएबल x है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, देन इट्स डोमेन शुड नॉट हैव 0 और नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, अगर एक x है और अपना रूल क्या है कि वेरिएबल्स शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, सो जो भी वेरिएबल्स जीरो, या जो भी वेरिएबल्स की वैल्यू जीरो या फिर माइनस में होगी, तो वो अपन पहले ही हटा देंगे, वो नोड कंसिस्टेंसी हो गई। ठीक है, उसके बाद आर्क कंसिस्टेंसी मतलब अ वेरिएबल एक्स इज आर्क कंसिस्टेंट इफ अनदर वेरिएबल वाई
ठीक है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स देयर इज एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है, दैट सेटिस्फाइज द बाइनरी कंस्ट्रेंट बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, एग्जांपल देखो, एग्जांपल से तुम्हें समझ आएगा कि इफ एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू वाई, ये तो बेसिक रूल था, अपन ने ऊपर देखा था। सो अगर एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू 1 आ ही नहीं सकती। ठीक है, ये होती है आर्क कंसिस्टेंसी। अगर तुमने ध्यान से इसमें अपन ने देखा था कि एस की वैल्यू अपन ने इधर 9 दी थी, और यहाँ पे भी अपने को एक कंडीशन आ रही थी जिसमें वैल्यू अपन 9 डाल सकते थे, पर अपन ने नहीं डाली। आर की वैल्यू अपन ने 9 नहीं डाली, क्यों? क्योंकि पहले से 9 असाइन था इसको, और दो वेरिएबल्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। ठीक है, सो अगर दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू सेम आ रही हो तो उसको आर्क कंसिस्टेंसी कहते हैं, फिर हटा देना चाहिए उसको। पाथ कंसिस्टेंसी मीन्स पाथ कंसिस्टेंसी चेक्स 3 वेरिएबल्स एट ए टाइम। इसमें क्या होता है, 3 वेरिएबल्स को एट ए टाइम चेक करते हैं अपन। ठीक है, इट एंश्योर्स दैट एनी पेयर और वैल्यूज ऑफ 2 वेरिएबल्स देयर एग्जिस्ट अ वैलिड वैल्यू फॉर थर्ड वेरिएबल दैट सेटिस्फाई ऑल कंस्ट्रेंट्स बिटवीन देम। मतलब जहाँ पे भी एक पेयर हो, ठीक है, दो वैल्यूज के साथ, वहाँ पे एक वैलिड वैल्यू थर्ड वैल्यू के लिए भी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अगर 3 वेरिएबल हो जिसमें से 2 वेरिएबल्स के लिए अपने पास वैलिड वैल्यू है, तो फिर तीसरे वेरिएबल के लिए भी एक वैलिड वैल्यू होगी। ठीक है, और उसके बाद आता है के कंसिस्टेंसी। के कंसिस्टेंसी क्या है, जनरल रूल है। ठीक है, CSP इज के कंसिस्टेंट इफ के माइनस वन वेरिएबल इज वैलिड असाइनमेंट। देखो, you can find a value for kth variable that is still satisfies all constraints। ठीक है, सो अभी देखो, इसमें से कंसिस्टेंसी है ना, ज्यादा डीप में नहीं समझना है तुम्हें। ठीक है, जो बातें समझनी है वो मैं बहुत डीप में समझा दूंगा, जो नहीं समझना है, जो लर्न करना है वो लर्न ही करना है। नोड कंसिस्टेंसी, आर्क कंसिस्टेंसी, पाथ कंसिस्टेंसी और की कंसिस्टेंसी, चारों मैंने बता दिया होता क्या है। तुम्हें दो दो पॉइंट्स दिए, इतना पार्ट लर्न कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आया तो बस सब पार्ट करके आएगा। ठीक है, जिसमें तुम्हें इतना ही लिखना है, इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम्हें ध्यान से क्या देखना है, ये वाला पार्ट, CSP के ऐसे एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करने। ठीक है, सेंड मनी वाला, सेंड मोर वाला, उसके बाद बेस प्लस बॉल वाला। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करो, टाइप्स में बस दो दो पॉइंट्स लर्न कर लो। ठीक है, अभी देखो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिस्ट ऑल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज, व्हाट इज बैक ट्रैकिंग, एक्सप्लेन विथ एन क्वीन प्रॉब्लम विथ ब्रांच एंड बाउंड बैक ट्रैकिंग। अभी अपने को ये देखो, और भी क्वेश्चन सेम ही दिए कि एक्सप्लेन इन डिटेल कंसेप्ट ऑफ बैक ट्रैकिंग एंड कांस्टेंट प्रोपोगेशन एन क्वीन के साथ। ठीक है, उसके बाद ये वाले में भी एनालाइज करो। ठीक है, बैक ट्रैकिंग। सो अभी अपने को क्या देखना है, एन क्वीन एक अल्गोरिदम है, वो देखना है। ठीक है, एन क्वीन के साथ अपने को बैक ट्रैकिंग को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सो पहले तो देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, लिस्ट ऑल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज क्या क्या होती है, देखो, हिल क्लाइंब, ग्रीडी मेथड, बैक ट्रैकिंग, कांस्टेंट सेटिस्फैक्शन, उसके बाद डिवाइड एंड कॉन्करर, ब्रांच एंड बाउंड, डायनेमिक प्रोग्रामिंग और जनरेट एंड टेस्ट। ये सारी होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज। मतलब क्या, कोई प्रॉब्लम हो तो उस पे अपन ये स्ट्रेटजीज अप्लाई करते हैं जिससे अपने को उसका आंसर मिले। ठीक है, सो अभी जनरेट एंड टेस्ट मतलब क्या होता है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स अपन टेस्ट करते, ईच वन बाय वन। ठीक है, जैसे कि अगर 5+x=7, ये अपना इक्वेशन है, 5+x=7, और अपने को फाइंड करनी है x की वैल्यू। सो अपन क्या करेंगे, 1 से 9 तक अपन x में हर एक वैल्यू ट्राई करेंगे और फिर जनरेट करके देखेंगे। ठीक है, कि 5+1 डाला तो क्या होगा, 6, नहीं आएगा आंसर। फिर 5+2 डाला तो क्या आएगा, 7, आ गया आंसर, तो फिर x की वैल्यू 7। सो जनरेट एंड टेस्ट में ऑल पॉसिबल ऑप्शन अपन एक एक करके ट्राई करेंगे। हिल क्लाइंबिंग में क्या करेंगे, लोकल वाला जो बेस्ट होगा ना ऑप्शन, वो चूज कर देंगे। ठीक है, फिर ग्रीडी मेथड में चूज बेस्ट सॉल्यूशन फॉर नाउ। ठीक है, अगर आगे अच्छा सॉल्यूशन मिल सकता है, पर अपन आगे जाएंगे ही नहीं, जो अभी मिला है सॉल्यूशन आ रहा है ना, खत्म, वही बेस्ट होगा सोच के ग्रीडी में अपन वो चूज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग में क्या करेंगे, ट्राई पाथ, इफ इट फेल्स गोज बैक एंड ट्राई अनदर। बैक ट्रैकिंग अपन ने आगे एक्सप्लेन किया है डीप में। कांस्टेंट सेटिस्फैक्शन, अप्लाई रूल्स करेंगे, अपन ने ऊपर देखा ही। डिवाइड एंड कॉन्कर मतलब प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना। ठीक है, उसके बाद ब्रांच एंड बाउंड में लाइक बैक ट्रैकिंग यूज कॉस्ट
टू कट द बैड पाथ्स, ठीक है। और डायनेमिक प्रोग्रामिंग में स्टोर रिजल्ट्स फॉर सब प्रॉब्लम्स। अभी ये देखो, तुम्हें ये वाली मेथड्स पहले हो चुकी है और ये आने ने वाला एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेंगे कि एक्सप्लेन ग्रीडी मेथड, ठीक है। एग्जाम में आया तो क्वेश्चन क्या आएगा, बस लिस्ट करने आएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज, ठीक है। सो तुम्हें बस इसके नाम भी लर्न हो गए तो भी बहुत है, मैंने बेसिक आइडिया फिर भी दे दिया है, ठीक है। और इसमें से क्या क्या है, अपने को सी एस पी कॉन्स्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम है, उसके बाद अपने को बैक ट्रैकिंग है, ब्रांच एंड बाउंड है, ठीक है। वो तीनों में से क्वेश्चन आ सकता है, उसमें से अपन ने सी एस पी देख लिया, बैक ट्रैकिंग और ब्रांच एंड बाउंड आगे देख रहे हैं अपन, ठीक है। सो अपने को एक्सप्लेन करना है एंड क्वीन यूजिंग बैक ट्रैकिंग। तो पहले देखो बैक ट्रैकिंग क्या होता है। बैक ट्रैकिंग इज अ मेथड वेयर वी ट्राई टू बिल्ड अ सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। इफ अ स्टेप लीड्स टू अ फेलियर वी गो बैक एंड ट्राई डिफरेंट ऑप्शन, ठीक है। इट इज यूज्ड व्हेन प्रॉब्लम्स हैव मेनी कॉम्बिनेशंस, एक्सप्लोर लाइक पजल्स, गेम्स एंड सीएसपी, ठीक है। अगर तुम्हारे पास दो रूट हो और तुम्हें एक एक जगह पे पहुंचना हो, ठीक है, तो तुम्हें बैक ट्रैकिंग कैसे होगा, तुमने अगर रूट ए लिया, तुम रूट ए पे चल रहे हो, ठीक है, तुम्हें डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, तुम आगे जाते हो पर रूट ए पे दीवार आ जाती है, ठीक है। वहां से तुम आगे नहीं जा सकते, तो तुम क्या करोगे, यू टर्न लोगे, वापस स्टार्टिंग पॉइंट तक आओगे, फिर रूट 2 से जाओगे और डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे, ठीक है। वही होता है बैक ट्रैकिंग में। मतलब देखो, एक एक करके तुम स्टेप्स देखोगे और जहाँ पे अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं खत्म हो गया, फिर रॉन्ग हो गया, तो तुम वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आओगे और दूसरे वाले वे से जाने का ट्राई करोगे, वो होता है बैक ट्रैकिंग, ठीक है। ये बेसिक आइडिया हो गया। अभी देखते हैं एन क्वीन में बैक ट्रैकिंग कैसे यूज होता है, ठीक है। सो एन क्वीन में क्या होता है, तुमने अगर चेस खेला हो तो तुम्हें पता होगा, अभी आगे देखेंगे अपन। प्रॉब्लम क्या होता है, एन क्वींस होती है, ठीक है, एन नंबर ऑफ क्वींस होती है जो अपन चेस बोर्ड पे प्लेस करते। नो टू क्वींस कैन अटैक ईच अदर, ठीक है। दैट इज नो टू क्वींस आर इन सेम रो, सेम कॉलम और डायगोनल, ठीक है। ये देखो, अगर तुमने चेस खेला होगा तो तुम्हें पता होगा कि एक क्वीन होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक क्वीन है तो वो कैसे मूव कर सकती है, ठीक है। सो वो डायगोनली हॉरिजॉन्टली मूव कर सकती है, ठीक है, ऐसे। उसके बाद वो डायगोनली मूव कर सकती है, मतलब ऐसे, ठीक है, ऐसे, ऐसे। और वो ऐसे भी मूव कर सकती है, आड़ा तिरछा, ठीक है। यहाँ पे भी आ सकती है वो, यहाँ पे भी आ सकती है वो, और यहाँ पे भी आ सकती है वो, ठीक है। अगर क्वीन अपनी यहाँ पे हो तो, ठीक है। अब ये चेस बोर्ड है, ठीक है, उसमें ये क्वीन है। सो क्वीन इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, और ऐसे डायगोनली भी जा सकती है, ठीक है। सो अभी अपने को क्वींस को और एक क्वीन को प्लेस करना है यहाँ पे, और एक ऐसे वे में प्लेस करना है कि वो उसको अटैक ना कर पाए। मतलब अगर अपन ने यहाँ पे क्वीन को प्लेस किया तो होगा क्या, चलेगा क्या, नहीं। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि अपनी ये क्वीन है ना, उसको अटैक कर सकते हो, क्योंकि क्वीन ऐसे डायगोनली चल सकती है, तो यहाँ पे क्वीन आएगी क्या, नहीं। सो अभी अपने को एक क्वीन को ऐसे असाइन करना है कि ये क्वीन उसको कट ना कर पाए, ठीक है। सो यहाँ पे असाइन कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, और यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। हम्म देखो, अभी अभी दूसरे क्वीन का भी पॉइंट ऑफ व्यू देखना है कि ये अगर अपन ने समझो यहाँ पे असाइन कर दी क्वीन, ठीक है, ये अपनी सेकंड क्वीन हो गई, समझो ब्लू। ब्लू क्वीन कहाँ जा सकती है, यहाँ जा सकती है, यहाँ जा सकती है, यहाँ जा सकती है, फिर यहाँ जाएगी ऊपर, यहाँ पे जाएगी, अरे रुको, हाँ यहाँ पे जाएगी और यहाँ पे जाएगी, ठीक है। और टेढ़ी भी जा सकती है, तो वो इस इधर भी जा सकती है और इधर भी जा सकती है, ठीक है, और यहाँ पे भी जा सकती है। सो ये पूरा हो गया ब्लू एरिया। सो ये क्वीन जो अपनी कहाँ पे थी, क्वीन पहले ये क्वीन थी अपनी क्वीन 2। सो ये क्वीन 1 और क्वीन 2 एक दूसरे को कोलाइड हो रहे हैं क्या, नहीं। सो फिर हम उनको यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली हमें यही देखना है इसमें, पूरे इसमें, कि एक चेस बोर्ड है, उधर अपने को दो तीन क्वींस को असाइन करना है इन अ वे दैट वो एक दूसरे को कट ना करेगा, ठीक है। सो देखो, वही मीनिंग था इसका कि टू क्वींस इन अ दे आर नॉट इन अ सेम रो, सेम कॉलम और डायगोनल। क्यों,
क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को कट नहीं कर सकते। और क्वीन कैसे मूव कर सकती है? क्वीन ऐसे कॉलम में मूव कर सकती है, रो में मूव कर सकते हैं और डायगोनल। तो फिर दो क्वीन सेम रो, कॉलम और डायगोनल में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो इसमें कैसे सॉल्व करोगे? स्टार्ट फ्रॉम रो 1, प्लेस अ क्वीन इन कॉलम 1। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट रो, चेक इफ द पोजिशन इज सेफ। नहीं होगी, अंडर अटैक, तो फिर इफ यस कंटिन्यू, इफ नो बैक ट्रैक एंड ट्राई डिफरेंट कॉलम। ठीक है, रिपीट अंटिल ऑल क्वींस आर प्लेस्ड और ऑल ऑप्शंस आर ट्राइड। ठीक है, इजी। इसमें कुछ समझ हार्ड नहीं है समझने जैसा कि तुम्हें नहीं समझेगा। ठीक है, कंस्ट्रेंट प्रोपगेशन मीन्स यूजिंग द रूल्स ऑफ द प्रॉब्लम टू रिड्यूस द नंबर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, अभी देखो एग्जांपल है इन क्वीन का। वंस अ क्वीन इज प्लेस्ड वी रिमूव अनसेफ पोजीशंस फ्रॉम द डोमेन और अनदर रो। ठीक है, ऑफन यूज्ड इन सीएसपी। सो सीएसपी जैसा। ठीक है, इमेजिन दिस, इफ यू हैव अ चेस बोर्ड एंड यू आर प्लेइंग अ गेम कॉल्ड प्लेस द क्वींस। इफ यू हैव प्लेस एन नंबर ऑफ क्वीन, ठीक है, अपने को प्लेस करने एन। अगर वहां पे दिया होगा 4 क्वीन होंगे अपने पास। ठीक है, सो बोर्ड अपन ने एक बोर्ड ले लिया 4x4 का। ठीक है, रूल क्या है? नो क्वीन कैन अटैक अनदर क्वीन। ठीक है, सो हियर इज द बोर्ड। सी कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4। बैक ट्रैकिंग करना है। सो पुट क्यू एट R1 C1। R1 C1 मतलब यहाँ पे इस डॉट पे क्वीन को पहले पुट कर दो। नाउ मूव टू रो 2, R2 C1 मतलब R2 C1 मतलब अभी यहाँ पे आ गए अपन। ठीक है, अब देखो ट्राई क्यू एट R2 C1। क्यों? क्योंकि ये R1 वाला कट करेगा इसको, तो वहां पे नहीं डाल सकते अपन। ठीक है, ट्राई R2 C3। R2 C3 भी नहीं जा सकता। ठीक है, कीप गोइंग, जाते जाओ, R4 तक जाओगे। इसमें से कहीं पे भी क्वीन नहीं आ सकती क्योंकि ये क्वीन फिर उसको काट देगी। इजी। इफ यू रीच एट द पॉइंट वेयर नो पोजीशन इज सेफ, यू से oops, दिस डजंट वर्क, लेट मी गो बैक टू द लास्ट स्टेप एंड ट्राई डिफरेंट ऑप्शन। ठीक है, सो अभी यहाँ पे जाओगे, इसको कहते हैं बैक ट्रैकिंग। दिस इज बैक ट्रैकिंग, लाइक अनडूइंग मूव इन लूडो एंड ट्राइंग टू टेक अ डिफरेंट पाथ। ठीक है, जैसे लूडो में होता है। ठीक है, अभी इधर कैसे कैसे होगी बैक ट्रैकिंग? यहाँ तक आ गए, पर यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में क्वीन नहीं डाल सकते, तो क्या करेंगे? वापस पीछे जाएंगे। इसको बैक ट्रैकिंग कहते हैं, वापस पीछे जाना। ठीक है, जैसे रूट में दीवार आ गई थी तो अपन वापस स्टार्टिंग पॉइंट तक आ गए थे। सो वापस R1 पे आओगे, और अभी R1 से कौन सा ऑप्शन है? ये भी है और ये भी है, सो अपन डिफरेंट ऑप्शन ट्राई करेंगे। ठीक है, सो अभी R2 ट्राई करेंगे। ठीक है, सो कंस्टेंट प्रोपेगेशन, लेट्स कट ऑफ द रॉन्ग ऑप्शंस अर्ली। एज सुन एज यू प्लेस अ क्वीन, यू रिमूव अनसेम स्पॉट्स। ठीक है, फ्रॉम द नेक्स्ट रोज, लाइक R1 C1। ठीक है, R1 C1 में क्वीन है, देन रिमूव C1 फ्रॉम अदर रोज। C1 हटा दो अभी। ठीक है, क्योंकि उसमें नहीं जा सकता। रिमूव डायगोनल्स फ्रॉम अदर रो। सो यू so you don't even try those bad options, you save time, like no need to look there, it's already dangerous। ठीक है, अभी ये तो बैक ट्रैकिंग का नॉर्मल प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, कि यहाँ से जाओगे, फिर ये नहीं हो रहा, फिर यहाँ पे आओगे, फिर C2 पे जाओगे, फिर C2 पे जाके वापस देखोगे कि C2 भी नहीं होगा, C3 भी नहीं होगा, C4 भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि R1 आ रहा है। फिर क्या करोगे? फिर यहाँ पे जाओगे, फिर यहाँ पे जाओगे, फिर देखोगे कि R1 आ रहा है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ऐसे करके एक एक चेक करोगे, वापस जाओगे, एक एक चेक करोगे, वापस जाओगे। ऐसा खेलते रहोगे, उसको कहते हैं बैक ट्रैकिंग। अभी अपने को करना है कांस्टेंट प्रोपोगेशन को इसमें इम्प्लीमेंट। कांस्टेंट प्रोपोगेशन क्या कहता है कि देख यार, अपने को पता है ना कि C1 पे क्वीन है, तो यहाँ से ये रो में नहीं आ सकता कोई भी वैल्यू, तो वो पहले ही काट देगा। तो यहाँ पे CP लगाया, तो फिर क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जाने की जरूरत ही नहीं है, या फिर यहाँ पे डायगोनली ये पॉइंट चेक करने की जरूरत नहीं, ये भी पॉइंट चेक करने की जरूरत नहीं, वो पहले से डेंजरस है। ठीक है, इससे क्या होता है? टाइम बचता है। ठीक है, यू डोंट इवन ट्राई ऑप्शंस। क्या कहते हैं इसमें? कंस्टेंट प्रोपोगेशन क्या कहता है? नो नीड टू लुक देयर, इट्स ऑलरेडी डेंजरस। ठीक है, सो एनक्विन का एग्जांपल देखते ढंग से पूरा सॉल्व किया हुआ। योर गोल इज टू प्लेस n क्वींस ऑन एन ऑन बोर्ड। ठीक है, नो टू क्वींस कैन बी प्लेस्ड ऑन सेम बोर्ड। तो यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे क्वींस आएंगी। ठीक है, यहाँ पे बाकी ऑप्शंस पे क्वीन नहीं आ पाएगी। देखो क्यू यहाँ पे, सो यहाँ पे क्वीन नहीं आएगी, यहाँ पे क्यू क्यू आ रहा है। सो क्वीन और क्वीन टू कोई भी किसी भी एंगल से एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। वैसे ही देख देख के अपन ने यहाँ पे प्लेस किया, नन ऑफ द क्वींस अटैक ईच अदर। ठीक है, यू कैन सॉल्व दिस विथ बैक ट्रैकिंग
कांस्टेंट प्रोपोगेशन या फिर ब्रांच एंड बाउंड। ठीक है, अभी अभी अपन ने ऊपर देखा, बैक ट्रैकिंग भी देख लिया, बैक ट्रैकिंग कैसे सॉल्व कर रहे, जा रहे वापस आ रहे, जा रहे वापस आ रहे। कांस्टेंट प्रोपोगेशन भी देख लिया कि जहाँ जहाँ डेंजरस है वो पहले ही बोल रहे कि वहां पे देखो मत, जो बचे हुए हैं वहां से देख लो। ठीक है, अभी थर्ड वे क्या है, ब्रांच एंड बाउंड। ट्राई स्मार्ट पाथ्स ओनली। ठीक है, दिस इज लाइक ब्रांचिंग प्लस स्कोर चेकिंग। सपोज ईच मूव हैज ए स्कोर। ठीक है, हाउ मेनी क्वींस आर सेफ, you only keep exploring paths with good score. ठीक है, if a path is already doing badly, you cut it off early, no point in going further. I'll only go on path that look promising, I don't waste time. ठीक है, जो path promising लग रहा है उसी पे जाना है। In NQ you might use this if you are minimizing the number of attacks or maximizing safety। मतलब क्या होता है, ब्रांच एंड ब्राउन का क्या रहता है, अपने को बैक ट्रैकिंग करनी है प्लस सेफ स्कोर चेकिंग करनी है, कि हर एक मूव को एक स्कोर होता है। ठीक है, जैसे बैक ट्रैकिंग वाला ही सीधे है कि R1 से R2 गए, R2 से R3 गए। अभी ये वाला एक पास है ना, सो इसमें देखो बैक ट्रैकिंग कर रहे हैं, सो पहले R1 नहीं मिला यार, तो स्कोर क्या है, बैड हो गया। फिर R2 से R3 गए, वापस एक बैड स्कोर मिला। सो जिस पाथ पे बैड स्कोर मिल रहा है ना बार बार, वो पाथ ही कट कर दो, वहां पे आगे फिर R4 देखो ही मत ना, कि R2 पे भी नहीं जा रहा, R3 पे भी नहीं जा रहा, क्या पॉइंट है आगे जाके, तो R4 स्किप कर दो। ठीक है, ये होता है ब्रांच एंड बाउंड। ठीक है, इजी। उसके बाद एनक्विन, एनक्विन में अपन ने तीनों देख लिया। ठीक है, ब्रांच एंड बाउंड भी देख लिया। सो अभी क्वेश्चन कैसे आएगा देखो, एक्सप्लेन एनक्विन विथ बैक ट्रैकिंग। आया तो तुम्हें ऐसे सॉल्व करना है, पूरा पार्ट देखना है। विथ कांस्टेंट प्रोपोगेशन आया तो फिर क्या करोगे, इसमें कांस्टेंट प्रोपोगेशन में अपन बोलते हैं कि जो जो डेंजरस पार्ट है वहाँ पे जाना ही नहीं है, टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेन विथ ब्रांच एंड बाउंड आ गया, क्वेश्चन वैसा क्वेश्चन आ गया तो तुम क्या एक्सप्लेन करोगे कि जिस पाथ का स्कोर बैड है वहाँ पे अपन वो पाथ कट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद मोस्टली तो मुझे लगता है बैक ट्रैकिंग आएगा, एनक्विन विद बैक ट्रैकिंग, वही क्वेश्चन आया तो आएगा। ठीक है, सो वो ध्यान से कर लेना। एक्सप्लेन एनक्विन आया तो भी आ जाएगा। ठीक है, एनक्विन का ऐसा एक डायग्राम बना दो और उससे अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करो कि पहले यहाँ पे क्वीन डाली, फिर यहाँ ये सारे जगह पे क्वीन नहीं आ सकती, फिर रूल्स लिख दो कि क्वीन एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। फिर और क्या लिख सकते हैं आंसर में तुम, क्वीन कैसे कैसे मूव करती है वो लिख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद ये तीन है, ब्रांचिंग, बैक ट्रैकिंग, कंस्टेंट प्रोपोगेशन और ब्रांच एंड बाउंड। ठीक है, ये तीन मेथड से अपन सॉल्व कर सकते हैं एनक्विन प्रॉब्लम। ठीक है, सो आई गेस समझ में आ गया होगा, कुछ हार्ड नहीं था इसमें समझना। एनक्विन का अपन ने सारे पॉसिबल क्वेश्चन कवर कर लिए। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा एग्जाम में एनक्विन पे। ठीक है, अभी आगे देखो, टिक टैक टू, हाउ एआई टेक्निक इज यूज्ड टू सॉल्व टिक टैक टू प्रॉब्लम। एक टिक टैक टू प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो। हेयर इज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ एआई टेक्निक्स टू सॉल्व टिक टैक टू प्रॉब्लम। टिक टैक टू प्रॉब्लम पता होनी चाहिए, ये अपन खेलते जब पीरियड में बोर हो जाते हैं तो बैक बेंच पे बैठ के जो खेलते हो ना, वही उसको ही टिक टैक टू कहते हैं। यहाँ पे 6 बॉक्सेस होते हैं, एक्स एक वैल्यू प्लेस करता है, फिर वो एक वैल्यू प्लेस करता है, एक्स एक वैल्यू प्लेस करता है, वो एक वैल्यू प्लेस करता है, और जहाँ पे लाइन बन गई तीनों की, 3x या तीनों की, वो जीत जाता है। ठीक है, ये देखो, AI uses search algorithms and decision making strategies to play tic-tac-toe perfectly, never losing, often winning। ठीक है, कैसे, अभी AI खेल रहा है ना अपने को टिक टैक टो, तो AI क्या करेगा, एल्गोरिदम सर्च करेगा, जिससे एक तो अपन हमेशा जीत सकते हैं या फिर टाई हो सकता है, पर हारेंगे कभी नहीं। ठीक है, देखते हैं अभी कैसे। पहले क्या करेगा AI, ट्री क्रिएशन, एक ट्री बनाएगा जिसमें ऑल पॉसिबल गेम मूव्स होंगे। ठीक है, उसके बाद मिनीमैक्स लॉजिक लगाएगा कि AI assumes it plays to maximize the chances of winning और ओपोनेंट प्लेस टू मिनिमाइज द चांसेस ऑफ विनिंग। मिन मैक्स का कंसेप्ट अपन ने ऊपर देखा था, याद होगा तो, ये देखो इसमें कि मिन और मैक्स दो चीजें होती है। ठीक है, सो इसमें क्या हो रहा है, एआई क्या खेल रहा है, मैक्सिमाइज मैक्स एआई है और ओपोनेंट मिन है, तो ओपोनेंट क्या करेगा एआई के हारने के लिए, मतलब मिनिमम मिनिमाइज करेगा चांसेस, जिससे
एआई जीते, और एआई क्या करेगा, मैक्सिमाइज करेगा चांसेस जिससे ओपोनेंट हारे, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट मिन मैक्स का अपन ने ऊपर देखा था, ठीक है। सो ये देखो, एट द एंड ऑफ द गेम ट्री, विन हो गए तो +1, लूज हो गए तो -1, और नहीं तो 0। उसके बाद बैक ट्रैकिंग करेंगे, वापस जाके देखना है बेस्ट आउटकम क्या है, और उसके बाद परफेक्ट प्ले डिसाइड करके खेलेंगे। सो अभी ये एग्जांपल में देखोगे तो तुम्हें इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। 100 का बोर्ड है, ठीक है। व्हाट हैपन्स इफ इट प्लेस इन ईच एम्प्टी स्पेस, सिम्युलेट करेगा सारे ऑप्शंस, पिक करेगा बेस्ट मूव। अभी देखो, इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे, इसको अपने वर्ड में एक्सप्लेन करना है। सो ये प्रॉब्लम है। सो अगर मैं एआई के साथ खेल रहा हूँ तो एआई क्या करेगा, मैंने यहाँ पे एक्स डाला तो एआई एक ट्री बनाएगा जिसमें सारे ऑप्शन होंगे, कि अगर एआई ने यहाँ पे 0 डाला तो मैं यहाँ पे एक्स डाल सकता हूँ, फिर एआई ने यहाँ पे 0 डाला तो मैं यहाँ पे एक्स डाल सकता हूँ। सो सारे ऑप्शन जो भी हो सकता है उसका एक ट्री बनाएगा, बड़ा सा बना लिया, वो ट्री बना लिया। अभी वो मिन मैक्स का लॉजिक लगाएगा, वो ऐसा लॉजिक लगाएगा कि फिर वो ऐसा खेलेगा कि अगर एक्स ये करेगा, मैंने एआई ने यहाँ पे एक्स डाला, और अगर मैंने यहाँ पे 0 डाला तो एआई वो ट्री में से देखेगा कि अगर उसने यहाँ पे एक्स डाला तो क्या आएगा, वैसे करके वो पूरा एंड तक सिम्युलेट करेगा, ठीक है। फिर अगर मैंने यहाँ पे एक्स, एआई ने अगर वो एआई सोचेगा मैंने यहाँ पे एक्स डाला तो क्या होगा, मैंने यहाँ पे एक्स डाला तो क्या होगा, यहाँ पे एक्स डाला तो क्या होगा, वो सोचेगा ऐसा, ठीक है। और वो फिर इसमें से बेस्ट ऑप्शन जो उसको लगेगा कि यहाँ पे एक्स डाला ना तो मेरे चांसेस सबसे ज्यादा है जीतने के, फिर वो यहाँ पे एक्स डालेगा, ठीक है, ठीक है। देखो, और वो एक एक लॉजिक लगाएगा, और उसके बाद क्या करेगा, स्कोरिंग स्टेट बनाएगा, ठीक है। कि क्या करेगा ये, यहाँ पे मैंने एक्स डाल दिया, एक ट्री बना लिया उसने सारे ऑप्शन का। अब मैंने यहाँ पे 0 डाला है, तो एआई क्या करेगा, यहाँ पे एक्स डालेगा और एंड तक सिमुलेट करेगा, ठीक है। कि मैंने अगर इस पोजीशन पे एक्स डाला और अगर एआई जीत गया तो इस पोजीशन को +1 कर देगा, ठीक है। तो उस सिमुलेशन को +1 करेगा, ठीक है, क्योंकि जीत गए। पर अगर एक्स ने, एआई ने सोचा कि मैंने यहाँ पे एक्स डाला और मैं हार रहा हूँ, तो वो क्या करेगा, सो -1 कर देगा, कि इस पोजीशन को -1 मार्क करेंगे कि नहीं यार ये गंदी पोजीशन है। और अगर ड्रॉ हुआ तो कुछ नहीं, 0 पॉइंट्स, ठीक है। ऐसे वो हर एक पोजीशन के लिए करेगा, ठीक है। इस पोजीशन के लिए भी वो करेगा, सिमुलेट करेगा, देखेगा -1 +1 0 क्या डालना है, इस पोजीशन सारी एम्प्टी की पोजीशन के लिए वो सिमुलेट करेगा, ठीक है। और फिर जो भी पोजीशन का स्कोर सबसे ज्यादा होगा ना, उस पोजीशन पे वो फाइनली आंसर देगा, ठीक है। बैक ट्रैकिंग करेगा, ठीक है। पूरा ट्री बन गया, उसके बाद वो हर एक ट्री से वापस हर एक पाथ से वापस आएगा और सिलेक्ट करेगा बेस्ट आउटकम, ठीक है, जैसे अपन ने यहाँ पे किया था। ऐसा ही एक ट्री बनेगा, ऐसा ही एक बड़ा सा ट्री बनेगा, उसमें से वो क्या करेगा, बैक ट्रैक करेगा, आई से वापस आएगा मिन मैक्स एल्गोरिथम लगा के, और बेस्ट पाथ फाइंड करेगा, और फिर बेस्ट वाला जो ऑप्शन है वो फाइंड करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, सो बैक ट्रैकिंग यूज करेगा, बेस्ट ऑप्शन फाइंड करेगा, और फिर जो परफेक्ट मूव होगा, उसको जो मूव उसको लग रहा है कि नहीं ये मैं खेलूंगा तो मैं जीतूंगा ही जीतूंगा यार, ठीक है, वो मूव एआई खेलेगा। सो सोचो इतनी सारी चीजें एआई करता है एक मूव खेलने के पहले, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या आएगा, एक्सप्लेन हाउ एआई इज यूज, और हाउ एआई एक्ट्स वाइल प्लेइंग टिक टैक टो प्रॉब्लम, ठीक है। सो ऐसा क्वेश्चन आया तो 5 स्टेप्स है। पहला स्टेप, एआई एक पूरा गेम ट्री बनाएगा, कि अगर मैंने एआई ने यहाँ पे एक्स डाला, मैंने यहाँ पे 0 डाला, तो एक एआई पूरा एक गेम ट्री बनाएगा, उसमें सारी चीज़ों को वो इवेलुएट करेगा, ठीक है। यहाँ पे डालूँ तो क्या होगा, यहाँ पे डालूँ तो क्या होगा, ठीक है, वैसे। उसके बाद मिन मैक्स लॉजिक लगाएगा, हम्म और स्कोर करेगा स्टेट्स को, ठीक है। कि यहाँ पे डालूँ तो अगर अभी जीत गए तो +1, हार गए तो -1, नहीं तो 0। वैसे हर एक बॉक्स के लिए करेगा, और जो बॉक्स के सबसे ज़्यादा स्कोर होगा, बैक टैग करते हुए आएगा, जिसका सबसे ज़्यादा स्कोर होगा वो चूज करेगा, और उसको परफेक्ट प्ले करेगा उसके हिसाब से, कि नहीं यहाँ पे मैं खेलूंगा तो ये परफेक्ट प्ले, और फिर वो मूव करेगा और एक्स को यहाँ पे प्लेस करेगा, ठीक है। सो एग्जांपल में ये देना, और पूरे ये 5 स्टेप्स को एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन करना अपने वर्ड्स में, ठीक है।
यहाँ पे लॉजिक समझना इंपॉर्टेंट है, रट्टा मत मारना। उसके बाद एडवांस टेक्निक्स फॉर लर्निंग पर्पजेस, ठीक है, इसमें अल्फा बीटा प्यूरिंग तो अपन ने देख लिया है, और एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग भी होती है, ठीक है। सो कैन लर्न बाय प्लेइंग मेनी गेम्स। सो यहाँ पे क्या होता है, दो चीज़ें होती है, एक तो अल्फा बीटा प्यूरिंग भी कर सकते हैं। इसमें अल्फा बीटा प्यूरिंग ऐड करा तो फिर आधे जो ट्री के जो आधे ब्रांचेस है वो कट हो जाएंगे और अपना स्पीड बढ़ेगा। और उसके बाद रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है, ठीक है। मतलब क्या, हमेशा अगर एक्स ने यहाँ पे डाला और जीत गया, एक्स ने यहाँ पे डाला और जीत गया, एक्स ने यहाँ पे डाला और जीत गया, तो वो याद रखेगा, ठीक है, कि मैंने ऐसा खेला था और मैं जीत गया था, और मैंने ऐसे खेला था और मैं हार गया था, ठीक है। सो जो हारा हुआ प्ले वो नहीं खेलेगा और जो जीता हुआ प्ले वो बार बार खेलेगा, ठीक है। उसको कहते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये दोनों चीजें यहाँ पे अप्लाई होती है, ठीक है। टिक टैक टो प्रॉब्लम में उसका ये सारा एक्सप्लेनेशन था। टिक टैक टो प्रॉब्लम से रिलेटेड सब कुछ अपन ने कवर कर दिया, ठीक है। उसके बाद आता है एक मोंटे कार्लो सर्च ट्री। ऊपर मैंने बताया था कि नीचे अपन देखेंगे, ये उसके नोट्स है, ठीक है। मैंने हैंड रिटन ही दे दिए ताकि तुम ज़्यादा यावा मत घूमो, ऐसे का ऐसा आंसर लर्न कर लो और एग्जाम में लिख दो, ठीक है। ट्री सर्च करता है डिसीजन मेकिंग लाइक गेम प्लेइंग में यूज होता है मॉन्टे कार्लो ट्री सर्च। इट इज बेस्ट फिट सर्च एंड कंबाइंस रैंडम सैम्प्लीफाइंग और ट्री सर्च। सो ये बेस्ट फिट सर्च होता है, और इसमें क्या होता है, रैंडम सैम्पलिंग और ट्री सर्च इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। हियर वी बिल्ड अ सर्च ट्री incrementally and asymmetrically, exploring most promising moves based on random simulations, ठीक है। यहाँ पे अपन एक ट्री बनाते हैं इंक्रीमेंटली और एसिमेट्रिकली, जो क्या करता है, एक्सप्लोर करता है बेस्ट प्रॉमिसिंग मूव्स, ठीक है। देर आर मेन 4 स्टेप्स: सिलेक्शन, एक्सपेंशन, सिमुलेशन और बैक प्रोपोगेशन, ठीक है। ये 4 लर्न कर लो, ये 2-3 पॉइंट ये लर्न कर लो। अभी टिक टैक टो से समझते क्या होता क्या है, ठीक है। एक्स फॉर प्लेयर एक्स, ओ फॉर प्लेयर ओ, डॉट फॉर एम्प्टी स्पॉट्स, ऐसे डिफाइन कर रहे अपन, ठीक है। सिलेक्शन, सिलेक्शन में क्या करते हैं, चूज द बेस्ट प्रॉमिसिंग मूव बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। मूव ए और मूव बी, अगर अपन एआई अभी क्या करेगा, ये है, ठीक है। एक मूव है यहाँ पे और एक मूव है यहाँ पे, ठीक है। सो इन दोनों में से कौन सा चूज करेगा एआई। सो देखो मूव ए, अगर एआई ने सिमुलेशन रन किए बहुत सारे, ठीक है। सो इस पर एआई ने सिमुलेशन रन की, सो इधर 5 बार ये मूव ट्राई किया एआई ने और 2 ही बार जीत रहा है वो गेम, ठीक है। और यहाँ पे मूव भी उसने ट्राई किया एक बार और एक बार जीत रहा है। सो इसमें प्रोबेबिलिटी क्या है जीतने की, या फिर बी उसने 5 बार ट्राई किया और 3 बार जीत रहा है, समझो, ठीक है। सो जिसमें वो ज्यादा बार जीत रहा है ना, वो मूव वो सिलेक्ट करेगा, ठीक है। ये तुम्हें अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। बड़ा एक डायग्राम बनाओ ऐसी और इंग्लिश में लिख दो जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा ही है वैसे भी, मिडल लेफ्ट बॉटम लेफ्ट, ठीक है। मतलब इधर अपन इधर इन्होंने ये दिया है 0 ओ के बाद यहाँ पे, तो मिडल लेफ्ट में या मिडल राइट में कहाँ पे मूव करेगा। सो अगर मिडल लेफ्ट में 5 ट्राई कर रहे हैं और 2 विन है, और मिड बॉटम लेफ्ट में 1 ट्राई कर रहे हैं और 1 विन है, तो इनमें से वो क्या चूज करे। सो मूव बी एज हाइयर विन रेट, सो एआई सिलेक्ट मूव बी। सो पहले सिलेक्शन में एआई सिलेक्ट करेगा मूव जो जिसके विन रेट सबसे ज्यादा होगा, इजी। उसके बाद एक्सपेंशन, AI adds a new board showing what the game looks like after placing X at the bottom left. So अभी यहाँ पे अपन ने देखा कि इसमें डाले या इसमें डाले, ठीक है। सो AI को पता है कि इसमें डालने के बाद विन प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो उसने ये सिलेक्ट कर लिया। ये हो गई सिलेक्शन स्टेप 1। सिलेक्शन टू एक्सपेंशन, अभी यहाँ पे डाल दिया उसने बराबर। सो अभी वो न्यू बोर्ड ऐड करेगा, ये बोर्ड ऐड कर दिया उसने, ठीक है, कि व्हाट गेम्स लुक लाइक आफ्टर प्लेसिंग एक्स एट द बॉटम लेफ्ट, ठीक है। ग्रो सर्च ट्री टू एक्सप्लोर न्यू पॉसिबिलिटीज, अभी क्या करेगा एआई, ये वाला बोर्ड अपडेट कर देगा, ये अपडेट करेगा और इस ट्री पे सारे सिमुलेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब क्या करना है, अभी ये 3 पॉइंट हो गए, फिर वो एआई आगे सोचेगा कि इन सब पे सिमुलेशन रन करेगा, ठीक है। सो बोर्ड अपडेट होता है बेसिकली, और अपना ट्री जो है वो बड़ा होता है और बड़ा बड़ा होता जाता है, ठीक है। सो उसको एक्सपेंशन कहते हैं। ये हो गया पॉइंट 2, सिमुलेशन। Play out the game from this new state randomly to estimate the outcome of the move.
तो अभी क्या करेगा, सिमुलेशन परफॉर्म करेगा, मतलब क्या करेगा, ये बोर्ड है अपडेटेड, इस पे वो खेल के देखेगा। एक बार यहाँ पे डालेगा, एक बार यहाँ पे डालेगा, एक बार यहाँ पे, रैंडमली कहीं पे भी हर एक पॉइंट पे रैंडमली डाल के देखेगा। ठीक है, और देखेगा कि जीत रहा है या हार रहा है, और वो मेमोरी में अपडेट कर देगा। ठीक है, वो मेमोरी यहाँ पे काम आती है कि कितने बार ट्राई करा था, कितने बार जीता, वैसे वो यहाँ पे नए बोर्ड पे करेगा, उसको कहते हैं सिमुलेशन। ठीक है, रैंडम सिमुलेशन। अभी एक यहाँ पे उसने रैंडम सिमुलेट किया जिसमें एक्स जीत रहा है, या फिर मतलब टाई हो रहा है। ठीक है, तो वो भी नहीं जीत रहा। ठीक है, तो फिर वो ये करेगा कि यहाँ पे अगर अपन ने ऐड करा, एक्स यहाँ पे ऐड करा, तो क्या हो रहा है कि ये आ रहा है अपना आउट आउट सिमुलेशन पूरा एंड तक रन करेगा, और आंसर क्या आ रहा है कि टाई हो रहा है। ठीक है, ये वही वाली बात है जो अपन ने यहाँ पे देखी थी। ये देखो यहाँ पे वो तीन तीन पॉइंट डिसाइड करता है, एक तो जीत रहा होगा तो +1, हार रहा होगा तो -1, ड्रॉ होगा तो 0। ठीक है, वैसे वो रन करेगा, सिमुलेट करेगा, उसको कहते हैं सिमुलेशन। ठीक है, और बैक प्रोपोगेशन मतलब आफ्टर ए फिनिशेस अ गेम, goes back through the all the moves it made and updates how many time it tried to move and how many times they helped to win। ठीक है, फिर अभी वो ये सब मूव में पीछे जाएगा, फिर वो काउंट करेगा कि कितने बार अपन ने मूव किया और कितने मूव्स में वो जीत रहा है। ठीक है, मतलब ये वाला सीन, ये वाला डेटा ऐड होगा यहाँ पे डेटाबेस में कि भाई मैंने ये सब सिमुलेट किया, 5 बार मैंने इस पोजीशन पे ट्राई किया और 2 ही बार जीत रहे अपन। ठीक है, ये होता है बैक प्रोपोगेशन। वापस जाके रिकॉर्ड में लिखना कि भाई मैंने ये गेम खेले, इसमें से ये मूव करे, तो कितने बार चांसेस है जीतने के, कितने बार मैं जीता। ठीक है, हेल्प टू विन, दिस हेल्प्स एआई टू लर्न विच मूव्स आर बेटर। इससे अपने को समझ में आता है कि कौन सा मूव बेटर है। ठीक है, इन एग्जाम्पल एआई वन एंड एक्स विन्स, सो इट विल गो बैक टू द स्टार्टिंग बोर्ड एंड ऐड वन मोर ट्राई। ठीक है, और वन मोर विन बिकॉज दिस गेम वॉज वन। ठीक है, सो अगर यहाँ पे इस सिमुलेशन में देखो, इस सिमुलेशन में एआई जीत रहा है, टाई हो गया तो भी चलता है, तो फिर वो क्या करेगा, वापस इधर जाएगा डेटाबेस में और यहाँ पे ऐड कर देगा कि इस मूव पे अपन ने अगर खेला तो +1 भाई जीत रहे। बैक प्रोपोगेशन, इसके एडवांटेज क्या है, वर्क्स वेल विदाउट फुल नॉलेज, पूरी भी नॉलेज नहीं है ना अपने को, पूरा बोर्ड थोड़ी पता है, फिर भी अच्छे से काम कर रहा है। बैलेंस करता है नए मूव और गुड मूव में। ठीक है, अब नए मूव क्या खेले और जो अच्छे मूव्स जो उसने रिकॉर्ड में लिखे, उनके बीच में वो बैलेंस बनाता है, इम्प्रूव करता है ओवर टाइम। जितने ज़्यादा खेलोगे उतना वो एआई डेटाबेस में ऐड करता जाएगा ये सारे सिचुएशंस, और उतना वो बेटर होता जाएगा। उसको पता चलेगा कि नहीं, मैंने खेला था यार ये मूव, मैंने 1000 बार खेल खेल चुका हूँ मैं ये मूव, और इतने बार जीत रहा हूँ। ठीक है, वैसा वाला सीन है, और उसके बाद फ्लेक्सिबल भी है। ठीक है, ये बहुत सारे गेम टिक टैक्टो जैसे जो भी और गेम्स होंगे, टिक टैक्टो जैसे 2 प्लेयर्स जिसमें लॉजिक लगाना है, उस सब में ये यूज हो सकता है। डिसएडवांटेज क्या है, नीड्स मेनी सिमुलेशन, भाई कितने सिमुलेशन कर रहा है वो, हर एक चांस पे एक एक बार सिमुलेट कर रहा है। ठीक है, इसीलिए नीड्स मोर सिमुलेशन, नीड्स मोर टाइम, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, नीड्स मोर मेमोरी। ठीक है, रैंडम सिचुएशंस कैन बी रॉन्ग, रॉन्ग भी हो सकता है ना, आधे सिमुलेशन तो रॉन्ग ही होंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कभी जीतेगा ही नहीं वो। नॉट गुड फॉर वेरी लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स गेम। अभी अब उसकी अपनी हालत और उसकी दोनों की हालत टाइट हो गई, टिक टैक तो समझते समझते। अगर सोचो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स कुछ चीज़ होगी, कितने सिमुलेशन रन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो फिजिबल नहीं है बड़ी चीज़ों के लिए। और स्लो एट स्टार्ट, स्टार्ट में स्लो होता है, धीरे धीरे इंप्रूव होता है ना, क्योंकि स्टार्ट में उसके पास डेटा नहीं होता ऐसा वाला कि कितने बार ट्राई किया, कितने जीते, तो वो धीरे धीरे इंप्रूव होता रहता है। ठीक है, उसके बाद और एक क्वेश्चन था, ये एक बार आया था एग्जाम में, सो मैं ये भी कवर कर रहा हूँ कि ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम, एक ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम था, जिसमें इसमें क्या होता है, समझो अपने पास ये 4 पॉइंट है, सो इसमें इसका और इसका कलर सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका और इसका कलर सेम नहीं होना चाहिए। नेबर्स का कलर हमेशा डिफरेंट, ऊपर देखा था हमने सेम सिमिलर, तुम्हें याद होगा तो। ठीक है, इसका और डी का कलर सेम हो सकता है। ठीक है, ये दोनों का कलर सेम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पर इसके नेबर्स का जो डायरेक्ट कांटेक्ट में है ना, उनका कलर सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो 3 कलर है, अपने को ये सारे पॉइंट्स को कलर करना है। ठीक है, जितने कम कलर यूज कर सकते उतने करने हैं। अगर यहाँ पे 5 कलर होते तो भी अपन 3 ही करते यूज। ठीक है, देखो 1, ये दोनों ग्रीन हो सकते क्योंकि 4 और 5 का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। ठीक है,
और ये 6, इसका भी कोई नहीं है। 7, अभी 4 और 7 और 5 और 7 का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, तो ये तीनों ग्रीन कर सकते हैं अपन। उसके बाद 2, 7 और 3, देखो 3 और 6 का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, तो फिर ये दोनों सेम कलर के हो सकते हैं, पर 7 3 ब्लू नहीं हो सकता, ठीक है। 2 और 1 कांटेक्ट में नहीं है, तो दोनों रेड हो सकते हैं। यहाँ पे 2 कलर से भी अपन काम चला सकते थे, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब अभी देखना, सोचो अगर 2 कलर होते तो कर सकते थे क्या? नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे अगर ग्रीन डालते तो ये ब्लू है और यहाँ पे ग्रीन है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे 3 कलर यूज करें। सो ये देखो, अभी इसकी थ्योरी देखते हैं। ग्राफ कलरिंग इज अ वे ऑफ असाइनिंग कलर्स टू द वर्टाइसेस ऑफ ग्राफ सच दैट नो एडजेसेंट, मतलब नो नेबरिंग वर्टाइसेस शुड हैव सेम कलर, पहला पॉइंट। और द गोल इज टू यूज मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स, ठीक है। यहाँ पे 10 कलर हो गए, तो ऐसा नहीं कि तुम हर एक पॉइंट को एक एक कलर दे दो, मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स में देखना है अपने को, दो दो पॉइंट से। एंश्योर नो टू कनेक्टेड वर्टाइसेस हैव सेम कलर, और मिनिमम नंबर ऑफ कलर होनी चाहिए। अब देखो, लेट्स कंसिडर दिस ग्राफ। सो ए बी सी डी, इसका तुम्हें कलर करना है, तो इसका आंसर मैंने पहले ही लिख दिया कि 2 कलर में हो रहा है, ठीक है। से देखो, स्टेप्स बाय कलरिंग, ए बी सी डी, रेड ब्लू ग्रीन रेड, ठीक है। ए को और डी को रेड कर दिया, बी और सी को ग्रीन कर दिया, काम हो रहा है। वी यूज 3 कलर्स। अभी देखो यहाँ पे मेरा गलत कैसे हुआ, मैंने ये नहीं कंसीडर करा कि बी और सी भी तो जुड़े हुए हैं बीच में से। सी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, तो अपने को 2 कलर में हो नहीं रहा, तो अपने को 3 कलर यूज करना ही पड़ेगा मजबूरी में, ठीक है। नहीं तो मुझे 2 ही कलर में करना था मिनिमम, पर नहीं हो रहा तो सी डाल दो एक और कलर, तो 3 कलर में हो रहा है। अभी ये दोनों भी अलग है, ठीक है। ऐसे ध्यान देना, नहीं तो मेरे जैसी गलती कर दोगे, ठीक है। वी यूज 3 कलर्स। 3 कलर्स, जो जितने कलर यूज करते हैं उसको क्रोमेटिक नंबर बोलते हैं, नंबर ऑफ कलर्स यूज, ठीक है। इजी, इसी को तुम्हें एक्सप्लेन करना है ध्यान से। रियल टाइम एप्लीकेशन क्या है? टाइम टेबलिंग, मैप कलरिंग, ठीक है, रजिस्टर एलोकेशन। ये क्वेश्चन आया तो ऐसे आएगा कि एक्सप्लेन ग्राफ कलर प्रॉब्लम। ग्राफ कलर प्रॉब्लम आए तो तुम्हें 2 पॉइंट्स याद रखने, एक नेबरिंग वाला सेम नहीं होना चाहिए कलर, दूसरा मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स में अपने को एडजस्ट करना है, ठीक है। एक ऐसा एग्जांपल ले लो, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लो कि ये एजेस है, ये वर्टाइसेस है, ये कलर है, सेम नहीं हो सकता, मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स यूज कर ले, ठीक है। या कंसेप्ट समझ गए तो ये तुम अपने वर्ड में आराम से लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया अपना यूनिट 3। मुझे पता है थोड़ा सा लंबा था, पर अब जैसे मैंने तुम्हें कहा था WT के लिए कि मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मोस्ट ऑफ द पार्ट लर्निंग का है, ठीक है। अभी इस यूनिट में सारे चीज़ें समझनी है तुम्हें। मिन मैक्स एल्गोरिदम तुम्हें अंडरस्टैंड करना है कि कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अल्फा बीटा भी तुम समझ लो काम कैसे कर रहा है, क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ऑप्टिमाइज कर रहा है वो। उसके बाद गेम थियरी, उसके बाद टिक टैक टो, ये सब चीज़ें ये तुम्हें समझनी है। CSP कैसे हो रहा है, ठीक है। अगर तुम कंसेप्ट समझ गए जो मैंने एक्सप्लेन कर दिए, तो तुमने थ्योरी पढ़ी भी नहीं तो भी तुम मन से इजीली लिख सकते हो, ठीक है। नोट्स एक बार एक दो बार, बस एक बार पढ़ लोगे तो भी हो जाएगा, और कंसेप्ट क्लियर है तो तुम खुद से भी लिखना चालू कर सकते हो, ठीक है, एग्जाम में। ये हो गया अपना यूनिट